दोस्तों आज की कहानी में रोमांस थोड़ा कम और रिवेंज थोड़ा ज्यादा है। तो प्यार होते तो हमने बहुत देख लिया, पर यही प्यार जब नफरत बनता है तो किस तरीके से रिवेंज लिया जाता है, चलिए आज वो भी देख लेते हैं। तो आज की कहानी की शुरुआत होते ही हम इस कहानी की हीरोइन को देखते हैं जिसका नाम वानिंग था और उससे एक लेडी कह रही थी कि मैं तुमसे आखिरी बार पूछती हूँ, तुम अपने भाई फूतिंग शाओ को पसंद करती हो क्या? जिस पे वो आंसर करती है कि हाँ। उसके बाद हम थोड़ी देर पहले पहुँच जाते हैं जब सारे लोग नीचे आते हैं और वानी का रूम चेक किया जा रहा था। तभी जो चेक कर रही थी वो आके मिसेस लू से बताती है कि हमें ब्रेसलेट तो नहीं मिला इसके रूम से, पर वानिंग के क्लोजेट से एक आदमी का शर्ट मिला है। अब ये शर्ट जब मिस्टर फू देखते हैं तो पता चलता है ये तो उनका शर्ट है। तो इसलिए वो वानिंग से क्वेश्चन करते हैं कि मेरा सर तुम्हारे क्लोजेट पे क्या कर रहा है, तुम करना क्या चाहती थी? इस बात पे वानिंग कहती है कि वही कपड़ा है जब आप मुझे 10 साल पहले बचाते वक्त पहने हुए थे, मैं बस याद के लिए इसको रखी हुई हूँ। तभी मिस्टर फू को उसके ऊपर लिपस्टिक का दाग दिखता है तो वो पूछते है कि ये लिपस्टिक का मार्क क्या कर रहा है यहाँ पे? तो वो कहती है कि गलती से लग गया मुझसे, पर ऑब्वियसली उसके इस बात पे किसी को भी भरोसा नहीं होता है। तभी वो स्टाफ कुछ और चीजें भी दिखाती है जो कि वानिंग का था और सबके सामने लाके वो बॉक्स पूरा उछल देती है। हाँ, वानिंग को गुस्सा तो आता है क्योंकि उसका प्राइवेसी का बात था, बट स्टिल किसी और को कोई मतलब नहीं था इस चीज से। तब जल्दी से वो अपना डायरी उठाने लगता, तब तक एक और लड़की वो डायरी उठा लेती है और पढ़ना शुरू कर देती है। उसमें लिखा था कि मैं हमेशा अपनी आंखें खोलूं तो मैं चाहती हूँ कि मैं सबसे पहले आपको देखूं, और ये आपको वो फूतिंग शाओ के लिए लिखी थी। वो आगे लिखी थी कि मैं आपको किस करना चाहती हूँ, हक करना चाहती हूँ। तब ये सब पढ़ने के बाद वो लड़की उसको कहती है कि तुम ये सब अपने डायरी में लिखी हो और तुम एडमिट भी नहीं करे कि तुम फूतिंग शाओ को पसंद करती हो। अब इस बात पे तो मिसेस फू बहुत गर्मा जाती है। वो कहती है तुमको अच्छे स्कूल में भेज रही हूँ पढ़ाई करने के लिए कि ये सब करने के लिए? ऐसे ही कर करके बहुत डांटती भी है और साथ में वो डायरी का पेजेस भी फाड़ देती है। देन वो कहती है कि तिंग शाओ हमारे घर का एक लौता बेटा है और तुमको इस घर ने पाला है, तो इस हिसाब से तुम दोनों सिबलिंग्स हुए, तो तुम्हारा इसके बारे में ऐसा सोच हो भी कैसे सकता है? तुम क्या चाहती हो इसका इमेज खराब हो जाए, ये अपना सर उठा के कहीं चल ना पाए? वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मिस्टर फू और मैं ब्लड रिलेटेड नहीं है, तो मैं इन्हें पसंद क्यों नहीं कर सकती हूँ? और हाँ, मैं मानती हूँ आप लोगों ने मुझे पाला है, पर मुझे इनसे प्यार हो गया, मैं इन्हें पसंद करती हूँ। अब ये सब सुन के माँ को तो बहुत गुस्सा आ जाता है उसके। वो कहती है चुप करो, एंड लगे हाथ तो उनके हार्ट में भी पेन होने लगता है। तो वो कहती है कि अगर मुझे पहले पता होता कि तुम ऐसी कुछ होगी तो तुमको मैं अपने घर पे कभी आने ही नहीं देती। अब इस बात पे वो जो बगल में लड़की थी वो समझाती है मिसेस फू को। वो कहती है कि भले इस फैमिली ने इसे 10 साल तक पाला है, बट स्टिल इसका दिल अभी तक वहीं का है जहाँ वो पहले रहती थी, तो गलती इसकी भी नहीं है ना। अब इस बात पे मिस्टर फोर्स को कहता है कि तुम ऑलमोस्ट अपने एलर्जी की वजह से मरने वाली थी, वो भी इसकी वजह से, और तुम अभी भी इसके लिए अच्छी बातें बोल रही हो। अब हाँ, मिस्टर फू के मुंह से ये सारी बातें सुन के वार्निंग के रिएक्शन से तो ये लग रहा था कि वो ऐसा कुछ नहीं करी है, बट स्टिल कोई इस पे भरोसा करे तो करे क्यों। इधर उसकी माँ भी लगे है तो जिनियन का ही तारीफ करती है, मतलब वो जो लड़की थी ना उसका नाम जिनियन था, और तारीफ में वो कहती क्या है, वो कहती है कि जितना मैच्योर तुम हो ना, इसका आधा भी अगर वार्निंग होती तो मैं तो इसमें ही सेटिस्फाइड रहती। अब इस पॉइंट पे वार्निंग जल्दी से अपना डायरी उठाती है एंड देन जिनियन को कहती है कि मैं तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड समझती थी, पर तुम जानबूझकर मुझ पर झूठा इल्जाम लगाई मिसेस फू का ब्रेसलेट चुराने का, और जानबूझकर मेरा रूम सर्च करवाई ना तुम। इस पॉइंट पे जिनियन तो कुछ नहीं कहती है, पर मिस्टर फू उस पे बहुत चिल्लाने लगते हैं। वो कहते हैं कि जिनियन हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती है और तुम हमेशा उसको सुनाते रहती हो, तुम मुझे बहुत निराश की हो, और जैसी तुम हो ना कोई तुमको पसंद नहीं करेगा। तो अब बात तो बहुत हो गया था, अब बारी था पनिशमेंट का। तो पनिशमेंट देने के लिए सजेस्ट करती है जिनियन मिस्टर फू को। तो वो एडवाइस देती है कि क्यों ना इसे इसके होम टाउन भेज दिया जाए जहाँ से ये आई थी, तो वहाँ वो आपसे कुछ देर के लिए दूर भी रह पाएगी, तो हो सकता है शांति से पढ़ भी पाए। अब उसका ये बात सबको ठीक लगता है, तो इसलिए माँ मिस्टर फू को ये ऑर्डर देती है कि इसको दूसरे स्कूल ट्रांसफर कर दिया जाए उसके होम टाउन में, और ग्रेजुएशन के बाद उसको फिर बुला लिया जाएगा इस जगह पे। ये सुन के वो बहुत रिक्वेस्ट करती है कि नहीं, मुझे नहीं जाना, मेरे पेरेंट्स के डेथ के बाद आप लोग ही पाले मुझे, मेरे सिर्फ एकमात्र आप लोग ही रिलेटिव्स हैं, अगर आप नहीं चाहते हो तो मैं यहाँ पे वापस नहीं आऊंगी, मैं स्कूल में ही रहूंगी, छुट्टियों में भी नहीं आऊंगी घर पे। अब इस बात पे वो लोग तो कुछ नहीं बोलते, पर जिनियन बोलती है। वो कहती है सभी लोगों को पता है कि तुमको इस फैमिली ने अडॉप्ट किया है, तो तुम क्या चाहती हो, सारे लोग ये समझे कि तुम्हारा ये फैमिली सही से ध्यान नहीं रख रहा है, और अगर तुमको कभी मन कर दिया अपना खुन्नस निकालने का और तुम सबको ये बात बता दी, तो फिर त्यांशा लोग को चेहरा कैसे दिखा पाएगा? इस वक्त पे वो कहती है नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, इस फैमिली ने मुझे 10 सालों से पाला है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मैं तो एहसानमंद हूँ इस परिवार की। अब इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी उसकी माँ सिर्फ एक ही चीज कहती है, और वो ये था कि क्या तुम त्यांशा को पसंद करती हो, जो कि हमने कहानी की शुरुआत पे देखा था ना सीन। हाँ, ये वही सीन था, और इसका आंसर भी वामिंग यही देती है कि हाँ। तो ये सुनने के बाद तो उसका पनिशमेंट तय था कि उसको उसके होम टाउन भेज दिया जाएगा उसका 3 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए, ताकि उसका पढ़ाई और उसका अकल दोनों ठीक हो पाए। और इतना बोलने का देरी था नहीं कि उसको उसके होम टाउन भेजने का पूरा तैयारी कर लिया जाता है। बेचारी वार्निंग सबसे रिक्वेस्ट करती है, फू से भी रिक्वेस्ट करती है। वो कहती है मैं बाहर इस बारे में किसी को पता नहीं लगने दूंगी, पर नहीं, कोई इसका कोई बात नहीं सुनता, बस यही कहता है कि 3 साल बाद तुमको इस घर में वापस ले आया जाएगा और मैं खुद से लेके
लेके आऊंगा। तो अब क्या, उसको वहाँ भेज दिया जाता है। वहाँ जाते ही एक लड़की उसको परेशान करने लगती है। वो कहते हैं कि मैंने सुना है तुम बहुत अमीर फैमिली से आई हो, तो चलो पैसे दो। वो बोलती भी है कि मेरे पास पैसा नहीं है, पर वो लड़की लोग तो चढ़े जा रही थी उस पर। वो जैसे तैसे अपने आप को छुड़ा के अपने रूम में भागती है। फू को कॉल करने का ट्राई करती है, पर नहीं, ना ही फोन में सिग्नल था और ना ही उसके पास टाइम था। उतनी देर तक वो लड़कियां भी वहाँ आ जाती है और इस चक्कर में उसका फोन उसके हाथ से गिर जाता है, तो फोन उठाने भी नहीं देती, उल्टा चढ़ जाती है उस फोन पे और कहती है कि क्या मन कर रहा है कंप्लेन करने का। मेरा एडवाइस मानो, अपना एनर्जी तो वेस्ट मत ही करना। और मैंने सुना है तुम्हें कोई शर्म ही नहीं है, अमीर आदमियों को सेड्यूस करते चलती हो ना, और अंत में तुमको कोई पसंद भी नहीं करता। इतना बोल के बेचारी को वॉशरूम में भेज दिया जाता है और उसको पूरा वॉशरूम साफ करने के लिए कहा जाता है, और जब तक वो नहीं करेगी तब तक वो बाहर भी नहीं आ सकती। इधर उतनी देर में मिस्टर फू आते हैं और वैसे वानी का हालचाल लेने के लिए क्लासरूम में जागते हैं। तो वहाँ तो अलग ही माहौल था, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ, टीचर अलग ही पढ़ा रहे, स्टूडेंट्स अलग ही पागलपंती कर रहे हैं। बट स्टिल ये सब होने के बावजूद क्लासरूम में वार्निंग नहीं थी, तो वो वेट करते हैं क्लास एंड होने का। जब क्लास एंड होता है, जिनयान के पास वही लड़की आती है जो उसको बुली कर रही थी, एंड देन पता चलता है कि वो तो जिनयान की कजन है। और वो साथ में मिस्टर फू को ये भी बताती है कि वो लड़की वार्निंग की रूममेट है और वो दोनों साथ में ही पढ़ती है। साथ में वो अपनी कजन को ये भी बोली है कि वार्निंग का वो अच्छे से ध्यान रखे। तो अब मिस्टर फू से पूछते हैं कि ये मॉर्निंग क्लास है ना, कहाँ है वार्निंग, वो यहाँ क्यों नहीं है। अब वो ये तो नहीं बता सकती कि वो उसको टॉयलेट पे बंद कर दी है और वहाँ से निकाली ही नहीं है अभी तक, तो वो क्लासरूम में आएगी कैसे। तो अब सच तो बता नहीं सकती थी, तो कुछ तो बताना ही होगा। तो वो कहती है कि वार्निंग सुबह सुबह उठती नहीं है, इसलिए सुबह की क्लास वो कर नहीं पाती और उसको कोई कंट्रोल भी नहीं कर सकता है यहाँ पे। अब ये सुन के मिस्टर फू को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो तो यहाँ उसको सबक सिखाने के लिए भेजे थे ना, मतलब कुछ सीख ले वो, पर वो तो और भी करते जा रही है। इसलिए वो उस लड़की को कहते कि उसको बोल देना अगर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो ये सोचे भी ना कि मैं उसको लेने के लिए आऊंगा। इतना बोल के वो लोग वार्निंग से बिना मिले वहाँ से चले जाते हैं। अब ऐसे ही दिन बीत रहा था। एक दिन वो लड़की वार्निंग को तैयार करके एक लड़का के पास लेके आती है और वो लड़का उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। वो बहुत ट्राई करती है, उसको बोलती भी है कि मेरा भाई बहुत अमीर है, अगर उसको ये चीज पता चलेगा तो वो छोड़ेगा नहीं। पर इस बात से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो कहता है कि अगर तुम्हारे भाई को इतना ही फर्क पड़ता तुम्हारे हाल से, तो फिर वो तुमको इस तरीके की जगह पे कभी छोड़ता ही नहीं। तो अब इसलिए वो उसको रोक भी नहीं पाती, तो उसको जो करना था वो उसके साथ करता रहता है। उस टाइम तक वो लोग भी वहाँ जाते हैं। ऑब्वियसली मिस्टर फू और जिनयान आते आते वो बहुत परेशान थे, तो जिनयान उनको समझा रही थी कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हो सकता है वो किसी चीज में बिजी हो या फिर आपसे गुस्सा हो इसलिए फोन नहीं उठा रही है। पर वहाँ जाके जब वो सिनेरियो दोनों देखते हैं तो जिनयान कहती है कि मुझे नहीं पता था कि वो अपना फोन इसलिए नहीं उठा रही है क्योंकि वो अपना टाइम अपने बॉयफ्रेंड के साथ स्पेंड कर रही है। तो अब ये चीज देख के मिस्टर फू को बहुत गुस्सा आता है, पर वार्निंग उनको देख पाए इससे पहले वो लड़की आ जाती है और बोलती है कि अगर आपको पता चली गया तो मैं आपसे और कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। वार्निंग यही सब करने के लिए अपना क्लास स्किप करती है और ये बात जब मुझे पता चला तो मैं इसको यहाँ सबक सिखाने के लिए आई थी। अब इस पॉइंट तक वार्निंग भी उनको देख लेती है, तो वो चिल्लाने लगती है, पर वो आदमी उसको चिल्लाने नहीं देता है। वो कहता है कि अगर तुम कुछ भी बोली तो तुम्हारे बॉडी पे और भी लड़कों का ड्रेसेस है, तो वो भी देख लेगा। इतना बोल के वो उसको कवर कर देता है। एंड देन वो खुद ही मिस्टर फू कहता है कि हम लोग का एक ही एज है ना, तो लव अफेयर है, तो इसका चिंता आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। पर नहीं, वार्निंग जबरदस्ती छुड़ाती है उससे, उसको धक्का देती है और कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और जल्दी से जाके मिस्टर फू का एक्सप्लेन कर लगती है कि ऐसा कोई रिश्ता नहीं है हम दोनों के बीच में, प्लीज मुझे घर लेके चलिए। पर उसके बॉडी पे दाग देख के वो उस पे और भरोसा नहीं करता है। वो कहता है कि तुमको पता है सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव किसे कहते हैं। वो बहुत समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज मुझे घर ले चलिए, मैं मानती हूँ उस टाइम मैं गलत थी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, पर प्लीज मुझे घर लेके चलिए। पर नहीं, वो उसका हाथ झटकता है और उसको यहीं छोड़ के चला जाता है। वो इतना पीछे से रिक्वेस्ट करते रह जाती है, पर उसका मुंह तो अब बंद करवाना था ताकि फू पिघल ना जाए, तो सारे लोग मिलकर उसका मुंह बहुत जोर से दाबते हैं और इस वजह से वो कुछ और कह नहीं पाती। तो अब इसके बाद हम 3 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे फू वार्निंग का फोटो देख रहा था और जिनयान से कह रहा था कि 3 साल हो चुका है, अब वो ग्रेजुएट हो गई होगी और मुझे उम्मीद है कि वो बदल भी गई होगी, तो अब उसको वापस लाने का टाइम आ गया है। इतना बोल के वो लोग निकल जाते हैं वार्निंग को वापस लाने के लिए। अब उन लोग के वहाँ पहुँचते ही वो लड़की फिर से भागती हुई आती है और कहती है आप लोग वार्निंग से मिलने आए हैं ना, पर वो स्कूल में नहीं है, वो बाहर किसी आउटडोर एक्टिविटीज में बिजी है, तो मैं जाती हूँ उसको ढूंढ के लाती हूँ। अब ऑब्वियसली इस बात का आंसर तो मिस्टर फू यही देंगे ना कि जल्दी लेके आओ, तो वो भी भागती है उसको लाने के लिए। अब हमें पता चलता है कि वो किस तरीके के आउटडोर एक्टिविटीज में बिजी थी। वो बार में डांस कर रही थी और वही लड़का उसके सामने बैठा था। वो उसको कह रहा था कि तुमको पता है मिस्टर फू का नेक्स्ट वीक शादी होने वाला है जिनयान से। अब ये बात सुन के उसको ना खुशी होता है ना दुख होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी इन 3 सालों में बहुत कुछ झेल चुकी है। उस जिंदगी से तो उसको अच्छा मौत ही लग रहा था उस टाइम पे, पर हाँ इस बात का उसको बुरा जरूर लगता है कि वो इस टाइम पे ऐसा जिंदगी जी रही थी और वो लोग शादी करने का भी सोच लिए। उसी टाइम पे वो लड़की भागते हुए आके बताती है कि मिस्टर फू यहाँ है इसको ढूंढते हुए, और इस बारे में उनको पता नहीं चलना चाहिए। अब ऑब्वियसली मिस्टर फू का नाम सुनकर वो वहाँ से भागना चाह रही थी, पर वो आदमी रोक
रोक लेता है उसको, पर फिर भी वो जबरदस्ती जाती है वहाँ से। अब इधर वो अपने कार में बैठे थे और कार के मिरर से ही वो उसको देखते हैं। वो जल्दी से निकल के उसके पास जाता है। जिनियन भी जाती है। जिनियन उसे कहती है कि हम दोनों तुमको लेने के लिए आए हैं। ये सुन के वो कहते हैं तुम वार्निंग हो, तुम्हारा वेट इतना ज्यादा कैसे कम हो गया। इस बात पे वो कुछ नहीं कहती, पर जिनियन कहती है कि आजकल लड़कियां पतली होना ज्यादा प्रेफर करती है ना, और ऊपर से वार्निंग का बॉयफ्रेंड भी है, तो इसलिए वो चाहती हो कि उसके लिए पतला होना। ये सुनकर मिस्टर फू को और गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम इतना ज्यादा चाहती हो उसको कि उसके लिए खुद की बॉडी को हर्ट कर रही हो। पानी कहती है खाना नहीं खाने की वजह से हुआ है। ये सुन के फू को और गुस्सा आ जाता है। वो कहता है हर महीने 10,000 यौन भेजा करते थे हम तुमको, तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमको खाना ना मिलता हो। हम लोग तुमसे मिले नहीं कि तुम्हारा नाटक फिर से शुरू हो गया। अब इतना डांटने के बाद वो उसके हाथ से सामान लेने लगता है, पर वो कहती है नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। इतना बोल के वो खुद से जाके कार का डिक्की में अपना सामान रखने लगती है। ये देखकर वो खुद में कहता है कि पास्ट में एक बॉटल का ढक्कन भी खुलवाना होता था तो ये मेरे पास आती थी, और आज इतना भारी सूटकेस भी मुझे टच करने नहीं दी। ये सुनकर जिनियन कहती है ये तो अच्छी बात है ना, वो सेंसिबल हो गई है और समझ गई है कि अपने भाई से डिस्टेंस रखा जाता है। इस बात पे वो कहता है कि मुझे लगता है वो मुझे इरिटेट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इस बात के लिए तो वो मुझे ब्लेम करती है कि मैंने उसे यहाँ भेज दिया था। फिर ये सारी बातें करके वो जाके उसका बैग उठा के उसमें फेंक देता है, क्योंकि वो बैग उससे नहीं उठ रहा था, और उसका हाथ पकड़ के उसको आगे लेके जाता है और बैठने के लिए कहता है। तो वो कहती है थैंक यू मिस्टर फू, एंड जाके पीछे बैठ जाती है। पर उसके मुँह से मिस्टर फू सुन के उसको और गुस्सा आ जाता है और वो उसको सुना देता है। इस बात पे वो कहती है कि आपकी फियोंसे यहाँ पे है तो आपके बगल का सीट उसका होना चाहिए, ना कि मेरा। इतना बोल के वो जाके पीछे बैठने लगती है। तो जैसे ही कार का गेट खोलने लगती है, उसके हाथ का इंजरी मिस्टर फू को दिख जाता है। तो वो पूछता भी है कि तुम्हारे हाथ पे क्या हो गया, स्कूल में कोई तुमको बुली कर रहा था क्या। इस बात पे वो कहती है हाँ, इन 3 सालों में वो लोग मुझसे सिर्फ मेरे पैसे ही नहीं लिए हैं, बल्कि मुझे खाने भी नहीं देते थे। मुझे टॉयलेट पे सोना पड़ता था, मुझे मारा पीटा जाता था और किसी और के साथ सोने के लिए फोर्स किया जाता था। अब इस बात पे जिनन कहती है बस बहुत हुआ, क्या बकवास कर रही हो तुम, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और बॉयफ्रेंड के साथ ये सब करना नॉर्मल सी बात है। अब ये सुन के उसको और गुस्सा आ जाता है। वो कहता है तुम ये सारी बात सिर्फ इसलिए बोल रही थी ना ताकि तुम मुझे गिल्टी फील करवा सको, तब सुन लो, माँ को ये सब कुछ भी मत बताना वरना मैं तुमको यहाँ वापस छोड़ के जाऊंगा। वो कहती है मुझे पता है। इस बात पे जिनन भी कहती है कि देखो कितना बोल्ड है ये, और इतनी अमीर लड़की को कौन ही बुली करता होगा स्कूल में। और मैंने तो अपने कजन से भी सुना है वार्निंग स्कूल में बहुत फेमस थी, हर वीक अपना बॉयफ्रेंड चेंज करती थी। अब ये सब सुन के वो उससे पूछता है कि बताओ ये सच बोल रही है। वो कुछ नहीं कहती, तो वो जबरदस्ती उसको टर्न करने लगता है, तो वो कार से टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसके कान में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। और तब तक वो उसको डांटते रहता है। वो उसको बोलते रहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पढ़ने के लिए भेजा था, तुम क्या क्या करने लगी, फलाना ढिमकाना बहुत सारा। पर मॉर्निंग कुछ नहीं सुन पाती। वो उसको कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं नहीं जानती कि आप क्या बोले अभी। इस बात से उसको और गुस्सा आ जाता है। इस बात से वो कहती है मैं नहीं जानती मिस्टर फू गुस्सा क्यों हो रहे हैं, आप फिर आपके माँ चाहते थे कि मैं बदल जाऊँ तो मैं सच में बदल गई, और मैं अब आपको सच में पसंद नहीं करती हूँ। फिर सुन के वो कहते हैं हाँ अच्छी बात है, तुम्हारा वो बकवास थॉट मेरे लिए आना भी नहीं चाहिए वापस। तब इतना बकवास करने के बाद जिनन कहती है कि हम बाकी बातें घर पे जाके करें, माँ वेट कर रही होगी घर पे। अब ये बात सुन के बाकी लोग तो कार में बैठ जाते हैं, पर मिस्टर वो किसी को कॉल करके बोलते हैं उसी लड़की को ढूंढने के लिए जो जिनन की कजन थी ना, क्योंकि उससे कुछ पूछना था उनको। तो वो लोग सब बैठ जाते हैं कार में। तो वो लोग सब वहाँ से निकलते हैं। इधर मिसेस फू भी बेसब्री से वेट कर रही थी वार्निंग का, क्योंकि उनको भी देखना था कि पता नहीं वार्निंग बदल गई है क्या नहीं, कैसी हो गई है ये सब। और साथ में उनको ये भी डर लग रहा था कि कहीं वो उनको ब्लेम न करे, क्योंकि इन 3 सालों में वो तो उससे कभी भी मिलने नहीं गई। पर ये सारी बातें वो एक स्टाफ से कर रही थी। वो कहती है कि आप चिंता क्यों करती है, आप भी जानती है कि आप उसके भलाई के लिए ही उसको वहाँ भेजे थे ना, ताकि वो सही से पढ़ पाए और उसका फ्यूचर अच्छा हो पाए। पर साथ में मिसेस वो ये भी बातें कहती है कि वार्निंग के पेरेंट्स की वजह से तियांशु उसको घर पे लेके आया था। मतलब एक टाइम पे वार्निंग के पेरेंट्स वो तियांशु का बहुत ज्यादा हेल्प किए थे। तो अब थोड़ी देर में वो लोग वहाँ पे पहुँच भी जाते हैं। मिसेस वो तो बहुत खुश थी, वो बहुत खुशी से उसका वेलकम करती है, पर वो उनको मैडम कह के बुलाती है। ये सुन के उनको अच्छा नहीं लगता। वो उससे कहती है तुम क्या बोली मुझे, तुम मुझे अभी तक दोषी समझती हो अपना, इसलिए मुझे माँ भी नहीं बोल रही हो। इस बात पे वो कुछ नहीं कहती। तो मिस्टर फू कहते कि क्या देख रही हो ऐसे, यही माँ थी जो तुमको इतना साल से पाली है, और 3 साल के लिए तुमको वहाँ क्या भेज दी, तुम्हारा तो पूरा चाल ढाल ही बदल गया। ये सब बात पे फिर से वो कुछ नहीं बोलती, पर उसकी माँ उनको डांटती है। वो कहती है कि ये बहुत दिन बाद यहाँ पे आई है, तो ठीक है ना, थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है, इसमें इतना बोलने की क्या जरूरत है। पर इन सबके दौरान वो उसका हाथ पकड़ी हुई थी। तो वार्निंग उनको कहती है कि आप मेरा हाथ दाब रही हैं। अब इस पॉइंट पे वो जब उसका हाथ देखती है तो उसमें तो बहुत सारा दाग था। तो वो घबरा के पूछती भी कि इतना सारा चोट कैसे लगा, एंड साथ में डॉक्टर को भी बुलाने
करने के लिए कह देती है स्टाफ को। वार्निंग कहती है कोई जरूरत नहीं है, मैं इस चीज के लिए यूज्ड टू हूँ। वो इतना सब कहते रहती है, तब तक मिस्टर फू उसको हक कर लेती है। वो बहुत रोने लगती है कि तुमको क्या हो गया है, तुमको थोड़ा सा भी चोट लग जाता था तो तुम इतना रोती थी बचपन से, और अब इतना ज्यादा इंजर्ड होने के बाद भी इतनी चुप हो। तुम्हारे साथ इन 3 सालों में क्या क्या हुआ है। इस बात पे वो कहते हैं कि मेरे लिए उदास होने की कोई जरूरत नहीं है मैडम। और मिसेस फू कहती है कि तुम अभी भी मुझे ब्लेम करती हो कि मैंने तुम्हें इग्नोर किया इन 3 सालों में, पर मैं अभी भी तुम्हारी माँ हूँ। इस बात पे मिस्टर फू कहते हैं कि इतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, छोटा मोटा इंजरी है, ठीक हो जाएगा कुछ दिन में। एंड देन मॉर्निंग को कहता है कि तुम खुद से खुद को टॉर्चर की हो ताकि दूसरे लोग को बुरा फील करवा सको। ये सब सुन के उसको बहुत बुरा लगता है, और साथ में जो स्टाफ पीछे खड़ी थी वो लोग भी अपने में बातें करने लगते हैं कि एट दिन इसको इसका औकात समझ आ ही गया। मॉर्निंग सबकी बातें सुनती है। तभी सीनियर उसको पकड़ के मिस्टर फू को कहती है कि ये 3 साल बाद घर पे आई है ना, तो अच्छे से फेमिलियर नहीं है, तो थोड़ा टाइम दीजिए, ठीक हो जाएगी। ये से बोलते बोलते उसका हाथ भी मर हो गई थी। वार्निंग कहती है कि तुम हर्ट कर रही हो मुझे, तो वो जल्दी से हाथ छोड़ती है और सबके सामने उससे माफी मांगती है। वो कहती है मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी फ्रेजाइल हो, मैं बस आराम से तुम्हारा हाथ पकड़ी थी। इस बात पे वो अपने हाथ के ऊपर का कपड़ा हटाती है एंड देन उससे कहती है कि इसको जेंटली हाथ पकड़ना कहते हैं। अब वो बोले तो बोले क्या, पर उसको बोलने का मौका भी नहीं देते ना मिस्टर फू। वो कहते हैं उसका वो मतलब नहीं था, और अब हम लोग आ गए ना यहाँ पे, तो घर पे चलो, क्यों नहीं डॉक्टर से दिखवा देती हो तुम। तब सब लोग अंदर जाते हैं, पर वो दोनों लड़कियां वहीं पे खड़ी रहती है। सीनियर उसको कहती है कि मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, हम दोनों का शादी होने वाला है जल्द ही, तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा कि तुम यहाँ से जल्द निकल जाओ। वो कहती है मुझे अब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं उसको पसंद नहीं करती। तो अब उसका ये बात सुन के वो अंदर आ जाती है। वार्निंग भी अंदर आती है। तब सब लोग खाने के लिए बैठते हैं। वो वार्निंग को अपने बगल में बैठने के लिए कहते हैं, पर नहीं, वो पूरा ऑपोजिट जाके बैठती है, सबसे दूर। तिंगशा उसको कहता है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, जिस पे वो रिप्लाई करते है कि मैं फ्यूचर में मिस्टर फू से डिस्टेंस मेंटेन करके रखूंगी। तो अब सिचुएशन वियर्ड हो जाता है। इसलिए सिनेन कहती है कि वार्निंग अब बड़ी हो गई है। अब इस बात पे मिसेस फू बहुत प्यार से कहती है, वो कहती है अपनी माँ के बगल में आके बैठो, मेरे साथ बहुत दिन से तुम खाना नहीं खाई हो। वो कहती है मैडम मैं जहाँ बैठी हूँ वहाँ सही हूँ, मैं एक ऑर्फन हूँ और मुझे आपने अडॉप्ट किया था, तो मुझे यहाँ बैठ के ही खाने दीजिए, मैं इसी में बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मिसेस फू कहती है कि तुम क्या बोल रही हो, हम लोग एक फैमिली है। इस टाइम तक खाना भी आ जाता है वहाँ पे, और वानी का फेवरेट खाना आया था जो कि उसकी माँ बनाई थी। तो वानी को सर्व करने के लिए वो खड़ी होती है, तो वो भी खड़ी हो जाती है। वो कहती है मेरे लिए आप बहुत परेशान हो चुकी है पहले ही, तो मैं आपको सर्व कर देती हूँ। इतना बोल के वो उनको सर्व करती है। लगे तो तिंगशा भी अपना बोल आगे करता है ताकि उसको भी वो सर्व करे, पर नहीं, वो नहीं करती। वो चुपचाप जाके अपने चेयर पे वापस बैठ जाती है। ये देख के उसको पास्ट का एक सीन याद आता है, जब वो खुद से खुद का खाना निकालने जा रहा था, पर वो उसके हाथ से वो बोल ले ली थी और उसको खुद से निकाल के सर्व की थी, वो भी एक बहुत अच्छे स्माइल के साथ। पर कहते हैं ना, किसी को इतना भी दर्द नहीं देना चाहिए कि उसको दर्द होने का एहसास ही खत्म हो जाए। कुछ ऐसा ही हाल था वार्निंग का भी। ये सब सोच के वो अपना बोल पटक देते हैं वहीं पे। तो जिनिया देखती है तो वो फिर जाके उस बोल में खाना सर्व करती है, पर जैसे ही देने लगती है तो वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं खाना। अब ये सुन के वो पूरा खाना उसके हाथ पे गिरा देती है और जल्दी जल्दी उससे माफी भी मांग लेती है। एक हैंकी उठा के उसका हाथ साफ करने लगती है। वो जैसे उसका हाथ हटाती है वो तो सीधे गिर ही जाती है। ऑब्वियसली नाटक कर रही थी वो, और गिरे गिरे भी माफी मांग रही थी कि मेरा ये मतलब नहीं था, पर पता नहीं उसका नौटंकी सबको दिखता क्यों नहीं था। वो गुस्सा आगे खड़ा हो जाता है और वानी को डांटना शुरू कर देता है। वो कहता है कि जिनन कह रही है ना कि उसका ऐसा करने का कोई इंटेंशन नहीं था, तो फिर तुम क्या कर रही हो उसके साथ? ये तुम इन 3 सालों में कुछ नहीं सीखी ना? वानी कहती है मैंने इसे धक्का नहीं दिया है। वो कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम फिर भी झूठ बोल रही हो, जब से आई हो तुम बहुत वियर्ड बिहेव कर रही हो। तुम्हारे पापा का कोई कर्ज नहीं है मेरे ऊपर, अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो जाओ यहाँ से। इस बात पे मिसेस फू तिंगशा को चुप करवाती है एंड देन वो वानी से कहती है कि इसका ऐसा कोई मतलब नहीं था, पर वो नहीं रुकती, वो जाने लगती है। हाँ, उसकी माँ उसके पीछे पीछे आना चाह रही थी उसको रोकने के लिए, पर तिंगशा उनको समझाता है कि इसको जाने दीजिए, इसको समझ में आ जाएगा, एक बार बाहर जाएगी ना तब ये सारी बातें सुन के वो निकल जाती है उस घर से। पर हाँ, ये सब सुनने के बाद भी उसकी माँ बहुत घबरा जाती है क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रहा था और वो इतना बारिश में कहाँ जाएगी। पर तिंगशा उनको समझाता है कि थोड़ी देर में वापस आ जाएगी, इस फैमिली के अलावा उसका है ही क्या। इधर वो बारिश में भीग रही थी और बस एक ही चीज सोच रही थी कि मुझे लगता था मेरा एक घर है, मैं भी किसी घर की हूँ, मुझे भी कोई समझने वाला है, मुझे भी कोई प्यार करने वाला है, पर नहीं, ये सब बस झूठ था, मेरा कोई घर नहीं है। इधर वो बैठ के अपने फियांसे के हाथ पे फर्स्ट एड करते रहता है और उससे माफी मांगता है वार्निंग के बिहाफ पे, और साथ में ये भी कहता है कि वार्निंग उसके वजह से बिगड़ गई है, उस लड़की को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है तुम्हारी बहन है तो मेरी भी बहन है, मैं उसको सुधार दूंगी। उसकी ये सारी बातें सुन के उसको बहुत अच्छा लगता है। उसको लगता है वो जितना समझती है चीजों को, उसका आधा भी वार्निंग अगर समझती होती तो फिर वो बहुत समझदार कहलाती। तभी बादल गरजता है और वो घबरा के उठता है बाहर जाने के लिए। और कहाँ जाने के लिए? उसकी फियांसे पूछती है उससे, वो कुछ कहता तो नहीं, तो वो कहती है वानी को ढूंढने जा रहे हो ना? वो कुछ नहीं कहता, तो वो कहती है तुम सच में उसको बिगाड़ दिए हो, इसलिए वो हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचते रहती है। वो कोई बच्ची नहीं है, बाहर बारिश हो रहा है, उसको पता है
है कि उसको घर आना है, वो खुद से घर आ जाएगी। इतना बोलते बोलते फिर से बादल गरजता है, जिसपे वो कहते हैं कि नहीं, उसको बहुत डर लगता है जब भी बादल गरजता है, तो बचपन से ही। तो अब इसलिए वो निकल जाता है बाहर उसको ढूंढने के लिए। तो वो पैदल जा रही थी तो मिल तो जाती है उसको बहुत ईजिली, पर वो सोच रहा था कि तुम्हारा मेरी फैमिली के अलावा और कोई है ही क्या, तो अगर तुम पीछे मुड़ के घर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें घर जरूर लेके जाऊंगा। ये सब वो सोचता ही रहता है, तब तक वो चक्कर खा के गिर जाती है वहीं पे। तो अब क्या है, जल्दी से वो उठा के उसको लेके भागता है घर। अब नेक्स्ट डे जब उसका आँख खुलता है तो उसके सामने जिनियन बैठी हुई थी। उसको देख के वो हड़बड़ा के उठ के पूछती कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है ऑब्वियसली मैं तुम्हारी भाभी बनने वाली हूँ, तो तुम्हारा ध्यान रखना तो मेरा फर्ज है ना। और वैसे मुझे तो तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए, तुम्हारी सोच की वजह से मेरा और तियांशाओ का शादी जल्दी होने वाला है। और हाँ, तुमको जलन तो फील नहीं हो रहा होगा क्योंकि वहाँ पे तुम्हारे पास तो बहुत सारे आदमी थे ना। ये बात सुनकर उसको बहुत गुस्सा आता है और वो श्योर भी हो जाती है। वो पूछती कि वो सब तुम अरेंज की थी ना, जिसपे जियान बहुत आराम से बोलती कि अच्छा तुम्हें पता चल गया, अब मैं क्या करूं। मॉर्निंग कहती है तुमको डर नहीं लगता अगर तियांशाओ को पता चला इसके बारे में तो। वो कहती है उसको कैसे पता चलेगा, तुम जाके बताओगे उसको, देखो भरोसा करता है कि नहीं वो तुम पे। मॉर्निंग कहती है अभी के लिए तो तुम उसे छुपा सकती हो, पर हमेशा इस बात को सीक्रेट रख पाओगी क्या। इस पे वो कहती है तो क्या। इधर हम तियांशाओ को देखते हैं उसी लड़की के साथ, इट मीन जिनियन की कजन के साथ, और वो उससे कहते रहता है उसको सब कुछ बताने के लिए जो 3 साल में वानिंग के साथ हुआ। अब उसको क्या वो बताती है वो तो हमें अभी नहीं पता चलता, पर उसको बहुत गुस्सा आता है सच जानने के बाद। अब वो लड़की भी बहुत अच्छे से बोलती है कि वो हर एक चीज उसको बताइए जो वानिंग के साथ हुआ है, तो अब गॉड नोस। इधर वो दोनों में बहस चलते रहता है इसी चीज को लेके। वानिंग उसको बोलती कि अब तो मैं पसंद नहीं करती हूँ ना उसको, तो तुमको और क्या चाहिए फिर। वो कहती है बकवास बंद करो, तुम इस फीलिंग को ज्यादा देर तक छुपा नहीं पाओगे। कल तुम बारिश में चली गई थी तो तियांशा तुम्हारे पीछे सड़क पे घूम रहा था, तो ये सब बकवास बंद करो और ये मेडिसिन लो। तो मेरे साथ कोई भी ट्रिक्स आजमाने का जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वो जबरदस्ती उसको मेडिसिन पकड़ाने लगती है। जिनियन कहती है मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। इतना बोलकर वो मेडिसिन झटकती है, तब तक वहाँ पे तियांशा आ जाते हैं और उसको देख के वो लड़की फिर से गिर जाती है। तो वो जल्दी से आके उसको उठाता है। वो उठते ही कहती है कि मॉर्निंग को कुछ मत बोलना, उसकी कोई गलती नहीं है। पर वो बोलता है कि तुमको उसके बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने खुद से सब कुछ देखा है। अब उसको इतना बोल के वो वार्निंग को सुनाना शुरू करता है, पर वो कहती है कि मैंने तुम्हें नहीं कहा था मुझे ढूंढने के लिए। अगर तुमको लग रहा है कि मैं कुछ भी ज्यादा कर रही हूँ तो मैं इस फैमिली को छोड़ के जा सकती हूँ। इस बात को तो वो आगे नहीं बढ़ाता, पर कहता है मैं तुम्हारी क्लासमेट से मिलने गया हुआ था, सॉन्ग म्याओ से। अब ये नाम सुन के जियान डर जाती है, तो वो तियांशा को समझाने लगती है, पता नहीं क्या, क्योंकि वो उसका बात नहीं सुनता है। वो जोर से उसका हाथ छुड़ा के वार्निंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि तुम हर वीक अपना बॉयफ्रेंड चेंज कर दी थी, तुम डेट करने के लिए, लड़ने के लिए अपना क्लास स्किप तक कर देती थी। इतना सब कुछ करने के बाद भी तुमको अब और क्या चाहिए। ये सब सुन के वार्निंग कहती है कि 3 साल पहले आपको तो यही पता था ना कि मैं बेशर्म हूँ, इसीलिए तो आपने मुझे वहाँ भेजा था। आप चाहते थे ना कि मैं आपको छोड़ दूँ, तो मैंने ऐसा कर दिया, तो अब आप गुस्सा क्यों हैं। इस बात पे वो कहता है क्योंकि तुम अपना कैरेक्टर बहुत नीचे गिरा ली हो, तुमको लगता है कि तुम अपने पेरेंट्स के काबिल थी। वो कहती है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है जो मैं अभी हूँ, तो अगर मान लीजिए मैं ऐसी हूँ भी तो इससे तुमको कोई लेना देना नहीं है। ये सुन के वो तो हाथ उठाने लगता है, पर जिनियन रोक लेती है। ये कह के कि हो सकता है कल रात के इंसिडेंट की वजह से ये आपसे गुस्सा हो, पर रात में तो सिर्फ बारिश हो रहा था, तो इसमें गुस्साने वाला क्या बात है। ये तियांशा कहता है जिनियन को। एंड देन वो वार्निंग को कहता है कि मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ तो मुझे हक है तुम्हें एजुकेट करने का, तो अब मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ जिनियन से माफी मांगने के लिए। वो कहती है शायद आप भूल गए, आपका लास्ट नेम फू है और मेरा चिंग, हम दोनों के पेरेंट्स एक ही नहीं हैं। इतना बोल के वो उसका हाथ झटक देती है। तो वो गुस्सा के कहता है कि तुम इस लेवल तक मुझसे नफरत करती हो, मैंने तुम्हें 3 साल के लिए वहाँ क्या भेज दिया, तुम इस घर से भी नफरत करने लगी। भूलो मत इस घर में तुम पली बड़ी हो, अगर मैं नहीं होता ना तो बहुत दिन पहले ही तुम मर चुकी होती। ये सुनकर वो सीधे कहती है कि कहना क्या चाहते हो वो बोलो। वो कहता है माफी मांगो, सॉरी, झट से बोल देती है वो। अब इतना बोलने के बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वो कहता है कि तुम अभी भी चाहती हो कि मैं तुम्हारा ब्रदर रहूं और इस घर में तुम नहीं रहना चाहती। वो कहती है आप जो चाहते हैं मुझसे मैं वो कर दूंगी। जिसपे वो कहता है कि अगर मैं तुमको भी मरने के लिए कहूँ तो वो तुम करोगे। वो कहती है हाँ बिल्कुल। इतना बोल के वो चाकू उठा लेती है और उन लोग की तरफ बढ़ने लगती है। वो लोग तो बहुत डर जाते हैं कि पता नहीं वो क्या करेगी, पर नहीं, वो उन लोग के साथ कुछ भी नहीं करती है, वो खुद को इंजर्ड करती है। अब इस सिचुएशन में वो तो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है, पर जिनियन तियांशा वो कहती है कि हमें कुछ ज्यादा ही कॉशियस होना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि इसका पहले मिसकैरेज हुआ है, उस टाइम तक माँ भी वहाँ आ चुकी थी उसकी। तो वो पूछते कि सच बताओ तुम ऐसा कुछ नहीं की हो ना जिससे हमारे फैमिली का नाम खराब हो।
वो कहती है आपको क्या लगता है ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अब इस बात से तो यही पता चलता है कि हाँ वो पहले प्रेग्नेंट हुई थी और इस हिसाब से तो वो फू फैमिली का नाम बिल्कुल ही खराब कर दी थी। तो इस हिसाब से मिसेस फू उस पे बहुत गर्मा जाती है और मिसेस फू ही क्यों तिंगशाओ भी बहुत गुस्सा आ जाते हैं। तो वो कहती है मैंने कहा ना इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब जिनियान की गलती है। अगर मैं ऐसा कहूँ तो तुम बिलीव करोगे? अब ऑफ कोर्स वो बिलीव करेगा या नहीं ये तो फिलहाल नहीं पता, पर जिनियान बोलना शुरू कर देती है कि तुम मुझे क्यों बदनाम करने की कोशिश कर रही हो, मैं 3 साल से तिंगशाओ के ही साथ रह रही हूँ तो ऐसा कुछ करने का पॉसिबिलिटी नहीं बनता मेरा। और बात रहा तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पास जाने का, तो मैंने नहीं कहा था तुमको वहाँ जाने के लिए और ना ही मैंने तुम्हें कहा था उन लोगों के साथ सोने के लिए। इसी पॉइंट पे तो तिंगशा चिल्लाता है कि बस बहुत हुआ एंड देन उसको फिर से मारने के लिए आगे बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वो जिनियान पे झूठा आरोप जो लगा रही थी। पर जिनियान उसको रोकती है और फिर से बैठ जाती है उसके पास और कहती है इसका मिसकैरेज हुआ है और अभी जो इंजरी है इन सबको देखते हुए इसको माफ कर दो ना। और लगे तो उसको वो हर्ट भी कर रही थी, उसको बहुत दर्द हो रहा था तो वो उसको झटकती है जिससे वो फिर से गिर जाती है। ऑब्वियसली नाटक करती है। अब ये देख के तिंगशा बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहता है तुम हम लोग के सामने इसको बुली कर रही हो, तो अब सुन लो तुम जो भी कुछ की हो ना इसका खामियाजा तुम खुद से भुगतोगे, हमें तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। अब इस पॉइंट पे उसको शांत करवाने के लिए फिर से जिनन कहती है, वो कहती है कि ये मुझे इसलिए टारगेट बना रही है क्योंकि ये तुम्हें पसंद करती है। एक बार मैं इस फैमिली में आ जाऊंगी शादी करके, उसके बाद मैं इसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करूंगी तो ये भी फिर समझने लगेगी इस चीज को। एंड इतना बोलने के बाद मिसेस फू से वो खुद से वार्निंग के लिए एक चांस मांगती है, पर मिसेस फू गुस्सा के वहाँ से चली जाती है। तो जिनियान फिर तिंगशा को कहती है कि उनका तबीयत खराब है तो तुमको उनके पास जाना चाहिए, ऐसे उनको हार्ट में पेन रहता है, मैं यहाँ हूँ ना, मैं संभाल लूंगी। उसका ये बात सुनकर तो तिंगशा को इतना अच्छा लग रहा था मानो उसके मुंह से तो फूल बरस रहा हो। और उसको कहता भी है कि तुम इतनी अच्छी हो ना इसलिए सब लोग तुमको बुली करते हैं, जिसपे वो रिप्लाई करती है कि मैं एक बार आ जाऊँ शादी करके फिर मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दोगे तुम, और देखो फिलहाल तो मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। इस बात पे वो फिर से वार्निंग पे बरस जाता है कि देखा तुमने, अगर थोड़ा सा दिमाग भी है ना तुम्हारे पास तो इसको वापस से हट कभी मत करना। इतना बोल के वहाँ से चला जाता है और उसके वहाँ से जाते ही एक थप्पड़ जड़ देती है वो वार्निंग को। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक आदमी पे जो कि वार्निंग के ओरिजिनल हीरो थे। वो अपने असिस्टेंट को कह रहे थे कि मेरा दिया हुआ गिफ्ट फू फैमिली में पहले भिजवा दो शादी होने से पहले, जिसपे उनका असिस्टेंट कहता भी है कि शेन फैमिली और फू फैमिली के बीच में बहुत दिनों से कांटेक्ट नहीं हुआ है और आपका हाल फिलहाल में सर्जरी भी हुआ है तो आपको वहाँ जाना जरूरी है क्या, मतलब फू फैमिली के बेटे की शादी में। पर वो कहते हैं कि मैं तिंगशाओ के लिए नहीं जा रहा हूँ वहाँ पे, मैं उसके लिए जा रहा हूँ जिसने मेरी जान बचाई थी। इट मीन्स अब शादी का दिन भी आ जाता है। मिसेस फोर्स जिनियन खड़ी थी एक जगह पे, वहाँ पे वार्निंग आती है तो मिसेस फोर्स को कहती है कि आज के दिन कोई तमाशा होना नहीं चाहिए यहाँ पे, जिसपे वो भी कहते हैं कि हाँ वैसा कुछ नहीं करेगी। तभी गेस्ट आना भी शुरू हो जाते हैं। 2 लेडीज आके वहाँ पे रुकती है और वो वार्निंग का भर भर की तारीफ करती है। मतलब वो बच्ची थी तो बहुत मासूम थी, क्यूट थी, बहुत चुलबुली थी और अब काफी डिसिप्लिन हो गई है। तो वैसे ही बराई बराई करके वो लोग अंदर जाते हैं। वैसे वो दोनों लेडीज वानी को अपने साथ लेके जाती है तो पीछे पीछे सारे लोग आ जाते हैं। पर हाँ वानी का इतना तारीफ हो ये चीज जिनियन को डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, और हो भी कैसे, जलन नाम का भी तो कोई चीज होता है कि नहीं। इधर ये लोग अंदर जाते रहती है तभी कुछ स्टाफ्स कुछ गिफ्ट्स लेके आते हैं, वही जो शेन फैमिली भिजवाए थे, और वो बहुत महंगा था तो बहुत संभल के भी लाना पड़ता है। अब ये सारी बातें जब जिनियन सुनती है तो वो जानबूझ के अपना टांग आती है बीच में, मतलब इस बार सच्ची वाला टांग आई थी, जिसकी वजह से वार्निंग टकरा जाती है उस स्टाफ से और वो गिफ्ट बॉक्स वहीं गिर जाता है एंड शेन फैमिली का दिया हुआ इतना महंगा गिफ्ट टूट जाता है। अब ये बात जब बाकी के लोगों को पता चलता है तो वो दोनों लेडीज फिर से बातें बनाने लगती है। वो लोग कहती है कि मैंने सुना है शेन फैमिली बहुत खतरनाक है और अगर ये ब्रेसलेट टूट गया तो पता नहीं फू फैमिली पक्का किसी मुसीबत में आ जाएगा। अब ये सब सुनकर मिसेस फू को बहुत चिंता हो जाता है और वो लगे हाथों वानी को खूब सारा सुनाने लगती है। वानी कहती है कि मेरे पाँव में दर्द हो गया था तो इसी वजह से सही से खड़ा नहीं रह पाई। इस बात को काटते हुए जिनियन कहती है कि इतना कम एज में तुम्हारे पाँव में अभी से क्या दर्द रहने लगा, तुम क्या कहना चाहती हो, मेरी गलती थी। वानी कहती है मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, पर जिनियन कहती है कि तुम ऑलरेडी मेरे ऊपर बहुत बार इल्जाम लगा चुकी हो। मैं हमेशा तुमको तिंगशाओ की बहन समझ के छोड़ दिया करती थी, पर आज मेरा शादी होने वाला है और आज भी तुम मेरे साथ ऐसा तुम कैसे कर सकती हो। इतना बोल के वो मिसेस फू के पास चली जाती है और कहती है कि हो सकता है वार्निंग ये सब इसलिए कर रही हो क्योंकि आजकल फू फैमिली में जो भी उसके साथ हो रहा है इसलिए वो बहुत नफरत करती है फू फैमिली से, और इसलिए वो जानबूझ के इस गिफ्ट को तोड़ी है ताकि फू फैमिली और शेन फैमिली दोनों एनिमीज बन जाए। अब ये सारी बातें सुन के मिसेस फू को भी गुस्सा आ जाता है। वो उससे पूछते है कि इतना नफरत करती हो क्या तुम हमसे। वार्निंग तो सीधे घुटनों के बल बैठ जाती है और बहुत माफी मांगने लगती है कि नहीं मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, मैंने कुछ नहीं किया, और एक बार नहीं 2 बार नहीं बहुत बार माफी मांगती है। उसी टाइम पे वहाँ पे तिंगशाओ भी आ जाता है और वो भी आके उस पे चिल्लाने लगता है कि वो क्या तमाशा क्रिएट कर रही है यहाँ पे। वो उसको कहता है कि तुम यहाँ पे नील डाउन होकर चिल्ला क्यों रही हो, तुम क्या चाहती हो मैं कहीं अपना शकल न दिखा पाऊँ। ये सुन के वो कहती है मैं जानती हूँ मैं गलत
गलत हूँ, प्लीज मुझे मारिएगा मत, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसे ही कर करके बहुत माफी मांगने लगती है। अब ये चीज देख के बाकी लोग को समझ में नहीं आता कि ये चल क्या रहा है। साथ में जिनियन को भी समझ में नहीं आता कि वो ऐसी क्यों बिहेव कर रही है। अब ये सब तमाशा जब चल रहा था तब जिनियन जाती है तिंगशा के पास और वो बताती है कि एक्चुअली यहाँ चल क्या रहा है। वो कहती है कि ये तुमसे बदला लेने के लिए शेन फैमिली का दिया हुआ गिफ्ट तोड़ दी। अब ये सुन के तो वो बहुत गर्मा जाता है और उसको बहुत सारा बोलता है, जैसे कि वो 3 सालों में कुछ नहीं सीख पाई। अगर उसको पता होता कि वो अभी तक नहीं सुधरी है तो वो उसको लेके ही नहीं आता। ऐसे ही करके बहुत कुछ। एंड वानी का तो माफी मांगना चालू था। वो उसका पाँव पकड़ के कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा वापस कभी नहीं करूंगी। पर वो उसका हाथ झटक देता है और कहता है तुमको क्या लगता है यहाँ जो लोग है सब अंधे हैं, उनको दिख नहीं रहा है क्या कि तुम यहाँ जानबूझ के ये सब की हो। अब इस मोमेंट पे जो स्टाफ थी और भी कुछ लोग थे, वो लोग कहते हैं कि हमने नहीं देखा कुछ भी ऐसा, मतलब वो जानबूझ के उस गिफ्ट को गिराई है, ऐसा कुछ तो हमने नहीं देखा। सबका करने का ये मतलब था। तो अब इस बात पे बात उठता है कि क्यों ना कैमरा का फुटेज चेक किया जाए। पर तिंगशा जब तक ऑर्डर दे करने के लिए जिनियन रोक लेती है। ऑब्वियसली उसका पोल पट्टी जो खुल जाएगा तो वो ये सब करने कैसे दे सकती है। वो मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देती है तिंगशा को, ये बोल के कि शादी अब शुरू ही होने वाला है और सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि सेन फैमिली से माफी कैसे मांगा जाए ताकि इन दोनों फैमिलीज के बीच का रिश्ता खराब ना हो। बाकी सब बात तो 2 दिन बाद भी देखा जाएगा तो चलेगा। अब ऑब्वियसली बात में दम तो था, ऐसा मुझे नहीं लगता है, तिंगशा को लगता है। तो वो फिर उसको वही करने के लिए कहता है और वो कहता है कि सारा मामला को मैं तुम्हारे ऊपर ही छोड़ता हूँ और वहाँ से चला जाता है उस टाइम पे। तब जिनियन डिसाइड करती है कि शेन फैमिली से माफी मांगने के लिए तो वार्निंग ही जाएगी, पर इस हालत में जाएगी तो उसको माफी मिलेगा क्या? पर माफी क्यों नहीं मिलेगा? तो जिनियन के हिसाब से अगर वो इतना अच्छा ड्रेस पहन के जाएगी तो लोगों को लगेगा कि वो मिस्टर सेन को सीड्यूस करने जा रही है, माफी मांगने नहीं। इसीलिए वो फिर अपने लोगों को कहती है उसका ड्रेस फाड़ने के लिए, कपड़ा गंदा करने के लिए, जूता निकालने के लिए और मेकअप मिटाने के लिए। तब सारे लोग झपट पड़ते हैं उस पे। वो बहुत ट्राई करती है कि सब लोग उससे दूर हो, पर नहीं, वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। मिसेस फू को भी लगता है कि शायद उसके साथ गलत हो रहा है, इतना कुछ नहीं होना चाहिए पब्लिकली, बट स्टिल जिनियन उनको कन्विंस कर ही लेती है, ये बोल के कि वार्निंग बहुत बार गलती रिपीट करती है और अगर पब्लिकली उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा तो शेन फैमिली खुद से इन्वेस्टिगेट करने लगे कि एक्चुअली में हुआ क्या था। तो फिर अगर इस चीज से बचना है तो ये सब चीज तो करना ही पड़ेगा। मिसेस फू को भी फिर कोई दिक्कत नहीं था इस चीज से, क्योंकि गलती तो वानी का था ना, तो फिर वही भुगते, उनका बेटा क्यों भुगते। तब ये सब चलते ही रहता है। उस टाइम पे वहाँ पे मिस्टर सेन आते हैं। उनको देख के जिनियन कहती है कि इस होटल को बहुत अमीर लोगों ने बुक किया है, तो आप प्लीज जाइए यहाँ से और दूसरे लोगों के मैटर में अपना नाक घुसाना बंद कीजिए। ये सुन के उनका असिस्टेंट उसको एक छाटा दे देता है, ये बोल के कि ये शेन फैमिली के हेड है, इस शादी को अटेंड करने के लिए यार तुम उनसे ऐसे बात करोगी। अब ऑब्वियसली जब पता चलता है कि वो मिस्टर सेन है तो वो फिर माफी मांगती है उनसे, पर वो उसको अवॉइड करके सीधे वानी के पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि फाइनली तो मुझे मिल ही गई। अब इस पॉइंट पे वो पास्ट का एक सीन सोचती है जब वो साइड से जा रही थी और मिस्टर सेन बहुत ही इंजर्ड हालत में वहाँ पे थे। तो वो उनके पास गई थी, उससे पूछ रही थी कि वो होश में है या नहीं, वो ठीक है या नहीं। तो वो उसको बोले थे कि उनको बचाओ, तो वो उनको लेके गई थी हॉस्पिटल। जब वो उनको बचा रही थी उस टाइम पे वो जान गई थी कि वो शेन फैमिली की हेड है सेनजेन। तो अब अच्छे से उनको हॉस्पिटल पहुँचा के वो वहाँ से जाने लगती है, पर वो उसको कहते है कि तुमने मेरी जान बचाई है तो मैं तुम्हें रीपे करना चाहूंगा, जिसपे वो मना भी करती है। बट अब वो जानबूझ के अपने हाथ से अपना आइडेंटिटी छोड़ती है या फिर कोइंसिडेंस था वो तो पता नहीं, पर वो वहाँ को छोड़ के तो भाग जाती है। और यही चीज दिखा के वो प्रेजेंट में उससे पूछते हैं कि तुमको याद हूँ मैं, तुमने जान बचाया था मेरा। अब याद तो उसको भी आ जाता है, पर उसका हालत देख के वो जल्दी से अपना सूट निकाल के उसको पहनाते हैं। वो तो जल्दी से निकालते रहती है क्योंकि वो खुद भी गंदी है तो उनका सूट भी गंदा हो जाएगा, ऐसा वो कहती है। पर वो निकालने नहीं देते, वो कहते हैं मेरे दिल में दुनिया की सबसे बेस्ट लड़की तुम ही हो। अब ये सब देख के जिनियन पहले तो उनको वेलकम करती है उन दोनों की शादी में आने के लिए, एंड देन कहती है अगर आपको इससे कुछ बात करना है तो अंदर जाके कीजिए। वो कहते हैं हाँ बात तो मुझे करना है, पर फिलहाल तुम लोगों से मुझे पूछना है कुछ। तुम लोग का हिम्मत कैसे हो गया मेरे फियांसे को पब्लिकली ह्यूमिलिएट करने का? तुम लोग हमारे शेन फैमिली को सीरियसली नहीं लेते क्या? अब ये सुन के ऑब्वियसली वो शॉक तो होगी कि वॉन्जिन आपकी फियांसे है। इस बात पे वो कंफर्म करते हैं उसको कि हाँ ये मेरी फियांसे है और फ्यूचर में ये शेन फैमिली की हेड की वाइफ बन जाएगी। लगे हाँ तो वो उसके हाथ पे किस भी करते हैं। वो तो देखती रह जाती है कि ये हो क्या रहा है, पर जब रियलिटी हिट करता है तो जल्दी से अपना हाथ वापस ले लेती है और कहती है प्लीज मेरे साथ कोई जोक मत कीजिए। वो कहते हैं मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं मीन करता हूँ इस बात को। एंड देन लगे हाँ तो एक रिंग लेते हैं और उसको वहीं प्रपोज कर देते हैं कि वो उससे प्यार करते हैं और वो उससे शादी करना चाहते हैं। इस पॉइंट पे इंटरप्ट करती है जिनियन। वो कहती है आप मजाक करने में बहुत अच्छे हैं, पर मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है कि आप वार्निंग से पहले मिले भी हैं, तो ये आपकी फियांसे कैसे हो सकती है? और वैसे भी आज मेरी और त्यांगशॉ की शादी है, तो अगर आप यहाँ पे हमें ब्लेसिंग्स देने आए हैं तो हम आपका तहे दिल से वेलकम करते हैं, पर आप तो यहाँ पे प्रपोज कर रहे हैं, ये सही नहीं है। अब इस पर मिसेस फू भी कहती कि हाँ ये चीज सही नहीं है,
ये सब देख के वार्निंग जल्दी से उनको उठाती है और कहती है कि प्लीज मेरे लिए ये सब करने का कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहती मेरे वजह से आपके रेपुटेशन पे कोई आ जाए। वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, इस दुनिया में तुमसे ज्यादा प्रीसियस और कुछ भी नहीं है। ये सुनकर उसको बहुत बड़ा झटका लगता है। वो उनसे पूछती कि आप सच में मुझसे शादी करना चाहते हैं। वो कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ बहुत अचानक से मैंने तुम्हें प्रपोज किया, पर अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हो तो तुम मना भी कर सकती हो, पर मेरा तुम्हारे लिए फीलिंग्स जेन्युइन है, तो मैं तो कभी भी गिव अप नहीं करूंगा। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मैं उसी समय सोच लिया था कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा, और जब मैं ट्रीटमेंट से वापस आया तो मैं खुद को रोक नहीं पाया तुमसे मिलने के लिए। आप इस पॉइंट पे फिर से जिनियन टांग आती है। वो कहती है कि अगर आप वानी को पसंद करते हैं तो ये तो अच्छी बात है, हम लोग सब मिलकर आपके रिश्ते को ब्लेसिंग्स देंगे, पर मैं कुछ बताना चाहती हूँ वानी के बारे में। इसका 3 सालों का प्राइवेट लाइफ बहुत ही ज्यादा मेसी था, डजन से भी ज्यादा बॉयफ्रेंड थे उसके, तो इसके शकल सूरत के ऊपर मत जाइए आप, ये ऐसी नहीं है। इस बात पे वो उसको कहते हैं कि मैं अच्छा आदमी हूँ, मुझे महिलाओं पे हाथ उठाने का आदत नहीं है, तो अगर मेरे फियांसे के बारे में तुम और कुछ रूट बोली ना तो फिर मुझे ब्लेम मत करना अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करूँ तो। ये सुन के वो चुप हो जाती है और पीछे हट जाती है। तो वो फिर से शिफ्ट होते हैं वार्निंग पे। उसको कहती है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना तो ये रिंग मैंने खुद से डिजाइन किया था तुम्हारे लिए, और आज मुझे वो चांस मिल ही गया जब मैं तुम्हें पर्सनली ये रिंग पहनाऊंगा। अब ये देख के तो उसको भरोसा नहीं हो रहा था इस चीज पे, पर हाँ 3 सालों में वो जो भी लड़कों से मिली थी उस लड़कों में और इनमें बहुत फर्क था। वो न चाहते हुए भी उसका दिल कह रहा था इन पे भरोसा करने का। वो जब सोच ही रही थी कि उन पे भरोसा करे या ना करे, तब तक वो फिर से उसको शादी के लिए प्रपोज करते। इतना में तो वो फिर से बीच में टांग अड़ाने आ जाती है। उसको धक्का देते हुए कहती है कि तुम इनके लायक हो भी क्या, और तुम भूलो मत पास्ट में तुम क्या क्या चीज करके बैठी हुई हो। इस पॉइंट पर उसको रियलिटी हिट करता है। वो मिस्टर सेन से माफी मांगती है एंड देन उनको एक्सप्लेन करने जा ही रही थी कि वो उसको रोक देते हैं। वो कहते हैं मैं जानता हूँ। वो कहती है मैं इस बारे में बात नहीं कर रही हूँ कि मुझे फैमिली अडॉप्ट किया है और ये सब। वो कहते हैं मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। वानी कहती है आप फिर भी मुझसे शादी करना चाहते हैं। वो कहते हैं हाँ सच में चाहता हूँ। तो जिनैन फिर से कहती है कि आप पागल हो गए क्या, पर इस बार वो उसको चुप करने के लिए कहते हैं। एंड देन वानी से कहने लगते हैं कि तुम्हारे साथ इन 3 सालों में जो भी हुआ इसमें तुम्हारा कोई भी गलती नहीं था, तो तुम खुद को गिल्टी मत मानो। वो भी अब कहती है कि हाँ सही कहा आपने। तो अब उसको फिर से प्रपोज करते हैं और इस बार वो मान जाती है। तो वो रिंग उसको पहना देते हैं। तो आज से वो उनकी लेजिटिमेट फियांसे बन गई थी। तभी वहाँ पे गुस्साता हुआ तिंगशो आ जाता है और वो सीधे आके वानी से पूछता है कि तुम एक दिन भी बिना आदमी के नहीं रह सकती क्या। फिर जब उसका हाथ देखता है तो वो मिस्टर सेन पकड़े हुए थे, तो वो उसका हाथ छुड़ाने लगता है, पर मिस्टर सेन नहीं छोड़ते। वो उल्टा तिंगशो का ही हाथ छुड़ाते हैं और उनको वार्निंग के लिए सही से बोलने के लिए कहते हैं। देन वो वार्निंग से पूछते हैं कि वो ठीक है क्या नहीं। ये देख के जिनैन वार्निंग को कहती है कि तुम अब क्या चाहती हो, तुम्हारे भाई को कोई भी बाहर का आदमी कुछ भी बोल के जा रहा है। इस बात पे मिस्टर सेन आंसर करते हैं कि वार्निंग के लिए अब तुम लोग आउटसाइडर हो, पर तिंगशो कहता है कि वार्निंग मेरी सिस्टर है। एंड देन जिनैन से पूछता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, तो वो तो नमक मिर्च लगा के बोलेगी ही। वो कहती है मुझे नहीं पता ये मिस्टर सेन से कब मिली, पर ये उनको ट्रिक करके हमारे शादी वाले दिन ही लेके आई है और खुद को प्रपोज भी करवा दी। ये हमारा शादी बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। मुझे तो लगता है ये मुझसे चलती है क्योंकि तुम मुझसे शादी कर रहे हो ना, इसलिए। ये सुन के तिंगशो कहता है कि बकवास मत करो। वो कहती है मैंने कुछ भी बकवास नहीं किया, ये तुमको पसंद करती है। भले तुम इसको 3 साल पहले वहाँ भेज दिए थे, पर अभी भी ये तुमको भूली नहीं है। अब ये सुन के तो वहाँ मौजूद सारे लोग वार्निंग का इंसल्ट करने लगते हैं। तो वार्निंग मिस्टर सेन को बोलने लगते कि प्लीज मेरी बात तो सुनिए, पर वो उसको सीधे कहते हैं कि तुमको कुछ भी एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ। ये सुन के उसको बहुत बड़ा झटका लगता है। वो कहती है आप मुझ पे भरोसा करते हैं। वो कहते हैं हाँ, मैं अपने फियांसे पे नहीं करूँगा तो और किस पे भरोसा करूँगा, इस लड़की पे भरोसा करूँ क्या। ये सुन के वो कहती है हाँ ये तो एक नॉर्मल सा सच्चाई है, मैं मिसेस फो और मिस्टर फो तिंगशो के साथ 10 सालों से भी ज्यादा तक रही हूँ, पर इन लोग को फिर भी भरोसा मुझसे ज्यादा एक आउटसाइडर पे है। मिस्टर सन कहते हैं कि वो लोग अंधे, वो लोग तुम्हारे फैमिली बनने के लायक नहीं है। इस बात पे तिंगशो पे चढ़ने लगता है। वो कहता है कि मैं नहीं डरता तुमसे। इस पॉइंट पे तो अब लग ही रहा था कि उन दोनों में लड़ाई होने वाला है। तो अब जिनैन जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे माफी मांगने लगती है। वो कहती है कि मैं जानती हूँ सारी गलती मेरी है, मैंने बकवास किया था सबसे पहले, तुम कभी भी तिंगशो को पसंद नहीं करती थी। प्लीज तुम बोलो मिस्टर सेन को ये सारा चीज यहाँ पे खत्म करने के लिए और कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करने के लिए। अगर तुम नहीं चाहोगी तो मैं तिंगशो से शादी भी नहीं करूंगी। अब ये सब बोलते बोलते वो उसके बहुत करीब जाके उसके कान में बोलती है कि भूलो मत, तुम्हारा बहुत सारा प्राइवेट फोटोज अभी भी मेरे पास है। और वो कहती है कि तुम नहीं देखी अभी
नील डाउन होकर मुझे माफी मांगते हुए, तुमको अजीब नहीं लगा? ये सब बोल के वो उसका हाथ झटकती है और कहती है कि जिनियन सही बोल रही थी, मैं तिंगशाओ को पसंद करती थी। ये बोलते ही एक चाटा चढ़ देती है मिसेस फूस को और कहती है मेरा बेटा को तुमसे कोई लेना देना नहीं है। पर वो फिर भी बोलती है, वो कहती है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमेशा से वन साइडेड ही था। हम दोनों के बीच में भाई बहन के रिश्ता से ज्यादा कोई रिश्ता नहीं था, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे आपका नाम बदनाम हो। ये सारी बातें वो बोलते रहती है। तभी तिंगशाओ कहता है कि ये हमारे फैमिली का मैटर है, घर चलो, घर चल के बात करते हैं। इतना बोल के वो उसका हाथ पकड़ने लगता है, पर वो अपना हाथ हटा लेती है और कहती है कि अभी सब लोग हैं, तो अभी सबके बीच में ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। मैं मानती हूँ कि मैं आपको पसंद करती थी, पर इन 3 सालों में जब आपने मुझे भेजा था वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए, तो मैं पूरी बदल चुकी हूँ। और अब आप भी सुन लीजिए, मैं आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और मैं चाहती हूँ कि आप दोनों का शादी अच्छे से हो जाए। अब इतना सारा बात बोल के वो मिस्टर सेन को कहती है कि हम लोग चले, पर तिंगशा उसको जाने दे तब ना वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम यहाँ से नहीं जा सकती। एंड देन वो उसको अच्छे से पकड़ के कहता है कि तुम एक बार बोली थी ना कि तुम अपनी इस जिंदगी में सिर्फ मुझसे प्यार करोगी, पर अब तुम किसी और से शादी कैसे कर सकती हो? सच बताओ, तुम क्या सच बोली थी और क्या झूठ बोली थी? तुम्हारा कौन सा वर्ड्स का क्या मतलब था, ये बोलो। वो पहले तो उसका हाथ झटकती है एंड देन कहती है लोग बदल जाते हैं, मैं आपको पसंद करती थी एक टाइम पे, पर फिलहाल मैं फू फैमिली को और आपको छोड़ के जाना चाहती हूँ, मैं आपको कभी नहीं देखना चाहती। ये सुनकर उसको तो भरोसा ही नहीं होता। वो गिनवाने लगता है कि वो उसके लिए क्या क्या किया है। वो कहता है मैं अपने जान पे खेल के तुम्हारा जान बचाया हूँ और ये फू फैमिली ही था जो तुमको इतना बड़ा किया। और आज बिना मेरे परमिशन के तुमको यहाँ से कोई नहीं लेके जा सकता है। पर अब बीच में आते हैं मिस्टर सेन। वो कहते हैं अगर मैं इसको यहाँ से लेके गया तो क्या कर सकते हो तुम मेरे साथ? और लगे यहाँ तो उसको 1 बिलियन का कार्ड देते हैं और इतना अमाउंट काफी था वानी के कपड़ा खाना ये सब के लिए जो इतना साल से वो दिया था। ये देख के उसको और गुस्सा आ जाता है और वो मिस्टर सेन से कहता है कि तुमको क्या लगता है हमारे फैमिली को इन चंद पैसों की जरूरत है क्या? पर इस बात का आंसर मिस्टर सेन कुछ भी कह के नहीं देते। तो वो कहता है कि तुमको क्या लगता है जो आज तक हमने तुम्हारे साथ किया पैसा से वो सब कुछ हो जाएगा? और इतना बोल के वो अपने हाथ का एक स्कार्स दिखाता है जो कि वानी को बचाते टाइम उसके हाथ पे आ गया था और दाग अभी तक रह गया था और कहता है कि इसके बदले तुम कैसे पे करोगी? इस बात पे वो कहती है कि ये तो सिर्फ एक ही स्कार्स है ना जो मुझे बचाते टाइम आपके हाथ पे हुआ था, पर मेरे पास बहुत सारा स्कार्स है जो इस 3 साल में मुझे मिला है। इतना बोल के वो अपना ड्रेस उठाती है और उसके पाँव पे बहुत सारा चोट का निशान था जो कि इस बार सबको दिखता है। वो कहती है कि इतना काफी रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो वो अपने सूट हटाती है और अपने हाथ से अपना मेकअप हटाती है जिससे कि उसके हाथ का भी स्कार सबको दिखाई देता है। और अब सबसे पूछते है कि इतना काफी है ना? अब ये सब स्कार्स देख के वो 2 माँ बेटे तो पूरा सदमा में ही आ जाते हैं। सब उससे पूछने लगते हैं कि ये सारा इंजरी उसको कब हुआ, उसके क्लासमेट उसको बोली कि क्या किए हैं उसके साथ। माँ तो कहती है कि वो लोग तुम्हें मारे हैं क्या? तुम माँ को क्यों नहीं बताई ये सब, मैं उन लोग को सबक सिखाती। पर वो हंसते हुए कहती है कि अब बूढ़ी हो गई है ना तो आपको शायद समझ में नहीं आता है, जो लोग मुझे पीटे हैं वो लोग सिर्फ मुझे पीटे ही थोड़ी है, वो लोग तो इतना ही। वो बोलती है कि मिसेस फूस को हक कर लेती है और बहुत रोने लगती है और रोते रोते उसको कहती है कि सारी मेरी गलती है, मुझे तुम्हें वहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था, पर ये सब मैंने तुम्हारे अच्छे के लिए किया था। ये सुन के वो गुस्साते हुए कहती है कि मेरे अच्छे के लिए? आपने सिर्फ उन लोगों को मुझे बुली करने के लिए वहाँ पे छोड़ दिया था। वो कहती है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, मैं नहीं जानती थी इस बारे में कुछ भी। मेरा यकीन करो जब से तुम इस फैमिली में आई हो ना, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी ही माना है। वो कहती है मैं भी ये सोचा करती थी, पर सच्चाई यही है कि इन 3 सालों में आपने एक बार भी मुझे विजिट करना जरूरी नहीं समझा और ना ही कभी एक फोन कॉल किया। इस बात पर मिसेस फू कहती है कि मैंने ये सब किया क्योंकि इतना ही। तो वो बोलती है कि उनको हार्ट में पेन स्टार्ट हो जाता है और वो बेहोश भी हो जाती है। तो अब वो लेके भागता है उनको हॉस्पिटल। वार्निंग भी जाते रहती है। इस पॉइंट पे मिस्टर सेन उसको रोकते हैं। वो कहते हैं अब इस फैमिली से तो सब कुछ खत्म हो गया तुम्हारा, तो चलो फिर मेरे साथ। वो कहती है हाँ मैं इस फैमिली को छोड़ूंगी तो जरूर, पर अभी नहीं, मुझे कुछ काम निपटाना है, वो निपटाने के बाद। मिस्टर सेन कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारा वेट करूंगा। इतना सुन के वो वहाँ से निकल जाती है और उसके पीछे पीछे जब जिनियन जाने लगती है तो मिस्टर सेन का आदमी उन लोग को रोकता है और मिस्टर सेन कहते हैं कि तुम ये मत समझना कि तुम मेरी फियांसे को ह्यूमिलिएट करके बच जाओगी। मैं तुमको इतना इजीली जाने नहीं दूंगा। जो तुम मेरी फियांसे के साथ की हो उस चीज को तो तुमको खुद भी एक्सपीरियंस करना चाहिए ना। इतना बोल के वो सबको परमिशन देते हैं उसको पीटने के लिए, तो सब लोग ऐसा ही करते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल पे। जो वार्निंग हॉस्पिटल में आती है तो तिंगशा उसको देख के बोलता है अब तो तुम सेटिस्फाइड हो ना, तुम सेंजिंग को लेके आई हमारी शादी बर्बाद करने के लिए। मेरी माँ हॉस्पिटल में पड़ी हुई है अनकॉन्शियस और हमारा अमीर परिवार पूरे इंपीरियल कैपिटल में एक बड़ा मजाक बन के रह गया है। तो तुम तो यही चाहती थी ना? वो बोलती है हाँ मैंने ये सब जानबूझ के किया और मैंने अपने स्कार्स पे पब्लिकली इसीलिए दिखाया ताकि सबको पता चले कि मैं वही करती हूँ जो आपने मुझे कहा था करने के लिए, और ताकि दुनिया में कोई भी हिम्मत न कर पाए
मुझसे शादी करने के लिए। ये सुन के तिंगशो कहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। इतना बोल के वो आराम से उसका हाथ पकड़ के कहता है कि मुझे पता है मैं गलत था और मुझे ये भी समझ में है कि तुम इन 3 सालों में कितना कुछ झेली हो, पर इन सब के बारे में उस टाइम पे मुझे और मेरी माँ को सच में कुछ भी नहीं पता था। हम अपने काम में बिजी थे और हमेशा इन सब चीजों को इग्नोर करते थे, पर अब मुझे समझ आ गया है कि हम लोग गलत थे। तो अब मैं तुम्हारे साथ और कोई भी नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। और बात रहा शेन फैमिली का, तो मैं खुद से जाके उस फैमिली से माफी मांगूंगा। तो ये जो भी कुछ है उसको एक बार खत्म होने दो, फिर मैं तुमसे पक्का शादी करूंगा। ये बात सुन के वो तो शॉक ही रह जाती है। वो पूछती है तुमको समझ आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो? इस बात पे वो कहता है कि अब मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। ये सुन के वो कहते है कि तुमको कोई भी आइडिया नहीं है इन 3 साल में मेरे साथ क्या कुछ नहीं हुआ है। इतना बोलकर वो जाने लगती है, पर तिंगशा उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुमको नहीं पता, मैं एक दिन आया था तुमसे मिलने के लिए, पर तुम्हारी क्लासमेट ने ही मुझे बोला था कि तुम बाहर हो, डेट पे गई हो, अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिजी हो, उसकी वजह से क्लास भी स्किप करती हो। ये सुन के वो कहती है मुझे हमेशा इस बात का शक होता है कि तुम्हारे दिमाग के इस IQ के साथ तुम डेप्यूटी मेयर कैसे बन गए। तुमको पता है ना कि सॉन्ग में और सॉन्ग जिनियन की कजन है, और तुमने कभी उसके मुंह से कुछ अच्छा सुना है क्या? तिंगशा कहता है जिनियन ने अपनी कजन को कहा था तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, उसने कुछ गलत किया क्या? तुम हमेशा उस पे आरोप क्यों लगाते रहती हो? वो कहती है मैं बताती हूँ तुमको क्यों। इतना बोल के वो अपना कपड़ा उठाती है और उसको अपना स्टमक दिखाती है। वो कहती है वो लोग सिर्फ मुझे पीटा ही नहीं करते थे, जमीन पे मुझे घसीटते भी थे। ये देख के वो एकदम हड़बड़ा के उससे पूछने लगते हैं कि बताओ ये सब कौन किया ये सब? वो कहती है मुझे नहीं पता, उन लोग को सॉन्ग न्याओ ने हायर किया था। वो मुझे हमेशा अलग अलग जगह पे लेके जाया करता था और हर रात एक नया आदमी आता था मेरे पास। तो अब बताओ अभी भी तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? ये सारी बातें सुन के उसको शायद बहुत गिल्ट फील हो रहा था, इसलिए वो घुटना के बल बैठ जाता है और वो कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मैंने ये सब तुम्हारे भलाई के लिए किया था। मैं चाहता था तुम अपने पढ़ाई पे फोकस करो, पर ये सब ऐसा कैसे हो गया? ये सुन के वानी कहती है कि आप उदास क्यों हो गए? आप जो चाहते थे वैसे तो मैं हो गई ना। मुझे अपना औकात पता चल गया और अब आपके बारे में बिल्कुल भी ख्याल नहीं आता मुझे। ये सुन के वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है। इतना बोल के वो फिर से उसको पकड़ लेता है और कहता है बताओ मुझे उसका नाम बताओ जो उसने ये सब किया है तुम्हारे साथ, मैं इससे उसको 1000 गुना ज्यादा करवाऊंगा। ये सुन के वो कहती है मेरे भाई को ऐसा लगता है कि जो ह्यूमिलेशन मुझे मिला है वो ज्यादा नहीं है, इसलिए वापस से मुझे याद दिला रहे हैं ना। वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है। तब वो अपना हाथ दिखाती है और अपना फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस बताती है जब पहला इंसान आया था उसके पास, और देन कहती है कि उस टाइम तो वहाँ पे आप भी थे ना। इतना बोल के फिर वो अपना कान दिखाती है और कहती है उस दिन मैं आपसे हेल्प के लिए बहुत आवाज दे रही थी और सॉन्ग में उन्होंने मुझे इस तरीके से पकड़ा था जिससे मेरे कान में इंजरी हो गया। इसी वजह से मुझे अपने लेफ्ट कान से सुनाई नहीं देता है और इसी वजह से आपका बात कभी कभी मुझे समझ नहीं आता क्योंकि अपने एक कान से मैं सही से सुन नहीं पाती। ये सुन के उसको और गिल्टी फील होता है। वो उसका कान छू के कहता है कि प्लीज अब मत बोलो और कुछ, पर वार्निंग चुप होने वालों में से थोड़ी थी। वो कहती है मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि आप मेरे लिए बदला कैसे लेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बस ऐसे ही बात बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं सब कुछ खुद से चेक करूंगा और सब कुछ खुद से करूंगा, तो मुझ पे भरोसा करो, मैं तुम्हारे लिए बदला जरूर लूंगा। वो कहती है ठीक है मैं वेट कर रही हूँ। इतना सुन के वहाँ से निकल जाता है। उसी वक्त वो जैसे ही बाहर जाता है उसके पास सिनियन आती है। वो आके उसको अपना हालत दिखाने लगती है, ये कह के कि मिस्टर सेन उसका ये हालत कर दी है पब्लिक में ही, और वो उसको भी कहती है अपने लिए बदला लेने के लिए और साथ में वार्निंग से भी। इस बात पे वो कहता है कि तुमको दूसरों को दोषी ठहराने का कोई हक नहीं है क्योंकि तुम्हारे साथ भी वही हुआ जो तुमने दूसरों के साथ किया है। इतना बोल के वो उसको भी छोड़ के वहाँ से चला जाता है। तो अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है रात को। वो तो सॉन्ग में आपका पूरा गला पकड़े हुए था। उसी टाइम पे आके रोकती है उसको वार्निंग। उसको देख के वो उसका गला छोड़ देता है और वो वार्निंग के पाँव पे गिर जाती है। उससे माफी मांगने के लिए ऑब्वियसली बहुत रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं जानती हूँ मैं गलत थी, पर प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। वार्निंग कहती है ठीक है। ये सुन के तो वो बहुत खुश हो जाती है और अपने मन में सोचते है कि कितना अजीब दिल है ना तुम्हारा, मुझे इतना जल्दी माफ कर दी। और साथ में वार्निंग के मन में चल रहा था कि तुम्हें मार दिया जाए, इतना सस्ता पनिशमेंट तो तुम्हारा नहीं होने वाला है, तुम्हारा जिंदगी तो मौत से बदतर होना चाहिए। इधर वो तो बड़ी खुश होकर जाने लगती है। तभी वो रुकने के लिए कहती है उसको। इस बात पे तिंगशा भी कहता है कि तुम इतना इजीली उसको जाने दे रही हो। इस बात पे वो कहती है कि सॉन्ग में मेरे साथ बहुत कुछ किया है जिससे मुझे बहुत हर्ट हुआ है, पर आफ्टर ऑल ये जिंदगी है और मैंने सुना है बहुत सारे ट्राइब्स है अब्रॉड में, विमेन से बहुत ज्यादा मेन है वहाँ पे, तो क्यों ना इसे वहाँ भेज दिया जाए और इसको वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ के कंट्रीब्यूशन में भी लिया जा सकता है। ये सुन के सॉन्ग को तो बहुत गुस्सा था। वो तो झपट्टा मारने आती है उस पे, पर वो उसको मार के गिरा देता है। तो अब तो फाइनल था, होगा तो यही। अब वो कितना भी रिक्वेस्ट कर ले, कुछ भी कर ले, पर उसका दाल यहाँ गलने वाला तो नहीं
नहीं था। अब ये सब अरेंज भी तो करना था ना, तो अरेंज करने के लिए तिंक्षा वहाँ से चला जाता है। तब अकेले में फरियाती है वानिंग उससे, उसको ढेर सारा मेडिसिन खिला देती है। पर किस चीज का? तो वो कहती है इस मेडिसिन की वजह से तुमको हमेशा किसी का नीड रहेगा, कोई आदमी का, अदरवाइज तुम्हारे बॉडी में और तुम्हारे सिर में बहुत ज्यादा दर्द रहेगा और इसकी वजह से तुम मर भी सकती हो। ये सुन के वो तो उल्टी करने का भी ट्राई करती है ताकि मेडिसिन निकल जाए, पर ऐसा कुछ नहीं होता। वो कहती है तुम मुझे ऐसे क्यों टॉर्चर करी हो? ओरिजिनली तुमको जो नुकसान पहुंचाई ना वो सिनियन है, मैं नहीं, तो तुमको उससे बदला लेना चाहिए। उससे बदला लेने का दम नहीं है क्या? क्योंकि तिंक्षा उससे प्यार करता है और वो उसको प्रोटेक्ट करेगा इसीलिए। ये सुन के वो कहती है तब तो तुम्हें देखना चाहिए, वेट करो देखो क्या होता है। पर शायद उसके पास इतना टाइम नहीं था। उसको लेके जाया जाता है जहाँ वानिंग बोली थी। तब उसको ले जाया जाता है तो वो चिल्लाते रहती है कि देखना तुम, तिंक्षा एक दिन तुमको छोड़ देगा, ऐसे ऐसे करके बहुत सारा उसको बोलते रहती है। तब तक उसको लेके चला जाया जाता है। तब ये सब सुन के तिंक्षा वानिंग से कहता है कि उसकी बातों पे भरोसा मत करो और लगे हाथ तो अपना सूट भी उसको पहना देता है। एंड देन कहता है कि मैं पक्का तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करूंगा। एंड लगे हाथ एक और चीज बताता है कि वो बहुत बेस्ट डॉक्टर अरेंज किया है उसके कान का इलाज करने के लिए और साथ में उसके बॉडी के स्कार्स का भी। ये सुन के वो कहती है आप मुझे पसंद नहीं करते क्या? मुझे माफ कर देना, हमेशा जब मैं भी खुद को देखती हूँ ना तो मुझे भी बहुत बुरा फील होता है। उसके बाद सुन के वो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं होता मुझे। एंड देन उसको हक कर लेता है और कहता है मैं तुम्हें नापसंद कैसे कर सकता हूँ, मुझे बस रिग्रेट होता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। इनफैक्ट मैं तो तुम्हें पसंद भी करने लगा, वरना इतने सालों में मेरे पास कोई क्यों नहीं आती। जब 3 साल पहले वो डायरी मिला था ना तो तुम्हें नहीं पता मुझे कितना खुशी फील हुआ था, पर मैं इस बात से भी डरता था जो सिनियन ने कहा था। और बात तो सही था ना, तुम यंग थी, तुम्हें पसंद करना और डिपेंड होना इसके बीच का अंतर नहीं पता था, इसलिए मैंने तुम्हें कंट्री साइड स्कूल में भेजा था। पर जब तक तुमको लाने का बात था उस टाइम तक ऑलरेडी मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका था, इसलिए सॉन्ग फैमिली में शादी करने के लिए मान गया। पर जिसे मैं पसंद करता था वो कभी भी सिनियन नहीं थी, वो हमेशा से तुम थी। उसकी ये सारी बातें सुन के वो भी पिघल जाती है। वो जल्दी से उसको हक कर लेती है और कहती है मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ। एंड देन कहती है कि मैं तो सिनियन को ब्लेम करती हूँ, तो आपको उससे मेरे लिए बदला लेना ही पड़ेगा। लेंगे ना? पर वो तो आपके बहुत करीब है, तो नहीं लेंगे क्या? ये सुन के वो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो सॉन्ग फैमिली की इकलौती बेटी है तो मुझे कुछ टाइम चाहिए। ये सुन के वो भी कहती है कि हाँ ठीक है मैं वेट करूंगी। इतना बोल के वो फिर उसको हक कर लेता है। एंड तब वो अपने मन में सोचती है कि सिनियन के कंपैरिजन में मैं सबसे ज्यादा नफरत तुमसे करती हूँ और मैं तो यहाँ तुमसे बदला लेने के लिए आई हूँ, इसीलिए कमजोर बनने का नाटक तो करना ही पड़ेगा ना। और मैंने ये सब जानबूझ के किया जिससे कि तुम्हारे और सिनियन के बीच में दूरियां पैदा हो, और मैं जानबूझ के सिंसिन को उस दिन लेके आई थी जिससे तुम दोनों के बीच में झगड़ा हो पाए। और देखो फाइनली तुम बोल ही दिए कि तुम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो वो मैं हूँ, तो चिंता मत करो, मैं तुम्हारे प्यार को ऐसे जाया नहीं होने दूंगी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जब सिनियन को मॉर्निंग बुलाई थी मिलने के लिए। वो भी आके यही पूछी थी कि मुझे क्यों बुलाई हो यहाँ पे। वो उस टाइम पे एप्पल छील रही थी तो वो उसको कहती है तुम एप्पल खाना चाहोगी? वो तो हंसते हुए कहते हैं कि नाटक करना बंद करो, हम दोनों के बीच रिश्ता क्या है अब? इतना बोलकर उसका एप्पल फेंक देती है। वानी कहती है हम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड्स थे ना, अगर मेरा भाई डिसाइड किया तुमसे एंगेजमेंट तोड़ने का और मुझसे शादी करने का तो तुम इस तरीके से मुझसे कैसे बात कर सकती हो? इतना वो बोलती है कि वो उसमें हाथ उठाने लगती है, पर वो उसका हाथ पकड़ लेती है और जैसे ही आवाज सुनती है कि तिंक्षा उसके कमरे की तरफ बढ़ रहा है, हाथ में तो चाकू था ही, वो खुद को फिर से इंजेक्ट कर लेती है। पर इस बार नाम आता है सिनियन का, और जब तक वो भी उसको देख लिया था तो वो भागते हुए आता है उसके पास। वानिंग बहुत आराम से कहते हैं कि मुझे नहीं पता था तुम तिंक्षा को इतना ज्यादा पसंद करती हो। इधर ये तो इतना घबरा गया था कि वो जस्ट उठा के उसको भागता है हॉस्पिटल में वो उसके पास बैठा था। वो उससे पूछता है कि अब कैसा फील कर रही हो? वो कहती है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना, मैं तो ऑलमोस्ट मरने ही वाली थी आज। पर ये सुनकर उसको बहुत गुस्सा आ जाता है जिनियन पे और वो डिसाइड कर लेता है कि जिनियन को तो वो छोड़ेगा नहीं। तभी उसको एक कॉल आता है और पता चलता है कि जिनियन को उसका आदमी नहीं पकड़ पाया है। ये सुनकर उसको और गुस्सा आता है और वो अपने आदमियों को 3 दिन देता है उसको पकड़ने के लिए। तो अब बात करने के बाद वो उससे माफी मांगता है क्योंकि वो जिनियन को पकड़ नहीं पाया। ये सुनकर वो कहती है कोई बात नहीं, पर अगर जिनियन मिली तो क्या आप उसको मार सकते हो? ये सुन के दोनों ही चुप हो जाते हैं। फिर वो कहती है कुछ नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी, वैसे मेरा चोट बहुत दर्द हो रहा है। अब इस बात पे तिंक्षा बोले तो बोले क्या, वो थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता है और तभी वहाँ मिस्टर सेन आते हैं। उसको लगता है कि तिंक्षा आ गया तो वो बोलती भी है कि इतना जल्दी आ गए, पर जब पता चलता है कि शेन है तो वो थोड़ी सी निराश हो जाती है। ये देख के वो कहते हुए कि क्या हुआ, मुझे देखी तो तुमको बुरा लगा? वो कहती है नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। तब वो उसको एक डॉक्यूमेंट दिखाते हैं और कहते हैं इस हिसाब से तो तुम चाकू खुद को खुद मारी हो और इस चीज का सिनियन से कोई लेना देना नहीं है। ये सुन के वो कहती है कि हाँ मैं मानती हूँ कि मैंने सिनियन को जानबूझ के फंसाया है, तो
आप क्या चाहते हैं मुझसे, ये बताइए। इस बात पे वो कहते हैं कि मैं यहाँ तुमको डराने के लिए नहीं आया हूँ, उल्टा मैंने तो ऑलरेडी किसी को कह दिया है रिपोर्ट बदल देने के लिए, ताकि कोई और ना देख पाइए। बस मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। अगर तुमको उससे बदला लेना ही है तो बदला लो ना, खुद को नुकसान क्यों पहुँचा रही हो। ये सब सुन के वो कहती है कि ये मेरा मैटर है एक्चुअली, तो मैं निपटा लूंगी, आपको इन सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे मैं जानती हूँ कि आप मेरा अच्छा सोचते हैं, पर फिर भी। उसकी ये सारी बातें सुन के पहले तो वो उसके फोरहेड पे किस करते हैं एंड देन वो उससे कहते हैं कि तुम मेरी फियांसे हो, तुम्हारा मैटर मेरा मैटर है। ये सब सुन के वो उनको उनके नाम से बुलाती है। वो कहते हैं फाइनली तुम मेरे नाम से बुलाई, मिस्टर सेन तो नहीं बोल रही हो अब। उनकी ये बात सुन के वो थोड़ा सा स्माइल करती है। तब वो कहती है कि मेरी साथ चलो ना, इस फैमिली में रहने का कोई जरूरत नहीं है अब तुमको। पर वो अभी भी मना करती है। पर इस बार मिस्टर सेन समझ जाते हैं कि अब उसको बदला तिंग शाओ से लेना है, तो इसलिए वो भी इस बात पे इंटरफेयर तो नहीं करते हैं, पर वो उनसे एक हेल्प के लिए कहती है। और वो हेल्प क्या था ये हमें पता नहीं चलता, क्योंकि वो उनके कानों में कही थी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर पे। डॉक्टर उसका कान चेक कर रहे थे। हाँ इंजरी था, बट उनके हिसाब से 3 महीना में वो ठीक हो जाएगी। और डॉक्टर के बताने के बाद डॉक्टर तो वहाँ से चले जाते हैं। तब वो उसको कहता है कि एक बार तुम्हारा कान ठीक हो जाता है ना, तो तुम्हारा स्कार्स ठीक कराने के लिए मैं तुमको लेके जाऊंगा। तुम अभी भी इंपीरियल कैपिटल की सबसे सुंदर लड़की हो। वो कहती है नहीं, मुझे सबसे सुंदर लड़की नहीं बनना। आप भूल के क्या आपने मुझे क्या कहा था। ये सुन के वो कहता है तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। वो कहती है मेरा ये मतलब नहीं था। इतना बोल के वो उसके गाल पे किस करती है और शर्माती वहाँ से भाग जाती है। ये देख के उसको तो बहुत अच्छा लगता है, पर वो जल्दी से भागती है वॉशरूम और जाके पूरा कुल्ला करने लगती है। तभी बाथरूम के बाहर वो भी आ जाता है और वो बोलता है कि तुमको नहीं पता आज मैं कितना खुश हूँ। मैं चाह रहा हूँ माँ को भी ये गुड न्यूज देने, उनको भी ये सुन के बहुत अच्छा लगेगा। वो भी कहती है हाँ ठीक है, मैं वेट करती हूँ। तब रात हो जाता है। वो एक रिपोर्ट लेके बैठी हुई थी। जैसे ही तिंगशे आता है बुके लेके, वो जल्दी से उस रिपोर्ट को छुपा लेती है। वो पूछता है कि क्या हो गया, जिसपे वो कहती है कि मैंने सोचा दोपहर में शादी के बारे में, पर शादी के बारे में भूल जाते हैं, मैं आपको पसंद नहीं करती। और ऐसे अचानक क्या हो गया ये जानने के लिए वो सबसे पहले उसका हाथ देखते हैं, तो वो कुछ छिपा रही थी। वो जल्दी से उस रिपोर्ट को ले लेता है एंड देखता है तो पता चलता है कि उसको गैस्ट्रिक कैंसर है। ये देख के उसको बहुत बड़ा झटका लगता है। वो कहता है तुम मुझसे झूठ बोल रही हो ना। वो कहती है कि शायद मैं आपसे झूठ बोल पाती, पर 3 सालों से खाना ठीक से न खाने की वजह से तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मुझे स्टमक अल्सर हुआ है और वो धीरे धीरे गैस्ट्रिक कैंसर का रूप ले लिया। तिंगशे कहता है तुम खाना नहीं खा पाती थी तो पैसा जाता कहाँ था। वो कहती है मुझसे सारा पैसा छीन लिया जाता था। अगर स्कूल में पानी फ्री नहीं होता ना तो मैं तो कब का मर चुकी रहती। ये सुनकर उसको बहुत गुस्सा आता है, पर फिलहाल वो उससे कहता है कि हम हॉस्पिटल चलते हैं री एग्जामिनेशन के लिए, हो सकता है डायग्नोसिस गलत हो। इतना बोल के वो उसको ले जाते ही रहता है। वैसे ही वो ब्लड का वॉमिट करती है एंड देन कहती है कि टाइम वेस्ट मत कीजिए, जो डॉक्टर मुझे चेक किए हैं उन्होंने कहा है कि मेरे पास सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है। उसको तो भरोसा ही नहीं होता कि वो तो उसकी दुल्हन बनने वाली थी ना, और अब उसके पास सिर्फ 1 ही महीना बचा है। पर वो कहती है कि मैं भी मरना नहीं चाहती, पर मेरे पास अभी भी बहुत सारी इच्छाएं हैं जो पूरा नहीं हुआ है। वो कहता है तुम बताओ, मैं तुम्हारे लिए पूरा जरूर करूंगा। जिसपे वो पहले तो कहती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, तो बच्चे हो हमारे। देन वो शिफ्ट होती है ओरिजिनल इंटेंशन पे। वो कहती है मैं चाहती हूँ जेनियान मिल जाए और उसको अपने लाइफ से हाथ धोना पड़े, क्योंकि ये सब उसकी वजह से हुआ है। उसके वजह से इतना कम एज में मुझे स्टमक कैंसर हो गया। अगर उस दिन वो मुझे स्टैब नहीं की होती तो मेरा कंडीशन इतना खराब नहीं हुआ होता, और अब तो मेरा हालत और तेजी से खराब हो रहा है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं उसको खुद से अपने हाथों से मार डालूं, पर मेरे पास टाइम नहीं है। इतना वो बोल रही थी, साथ में वो ब्लड का वॉमिट भी कर रही थी। तो अब क्या मरते हुए आदमी का इच्छा तिंगशा पूरा नहीं करेगा क्या। तो वो उसको कहता है कि वो उसका ये इच्छा जरूर पूरा करेगा। तो ऐसे ही एक दिन वो बैठी हुई थी और किसी से कॉल पे बात कर रही थी। जैसे ही तिंगशा आता है जिनियन को लेके, वो जल्दी से अपना फोन छुपा देती है। वो जिनियन को सीधे कहता है कि माफी मांगो इससे। वो पहले कहती है कि मेरा कोई गलती नहीं है, मैंने इसे नुकसान नहीं पहुंचाया है, ये खुद से खुद को हर्ट की है। और वो कहता है कि मैंने खुद से देखा है तुमको इसको स्टैब करते हुए। वो बोलती भी है कि ये खुद से की है, पर वार्निंग कहते है कि तुम मुझ पे ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकती हो। वो बहुत ट्राई करती है समझाने का कि नहीं वो ऐसा कुछ नहीं की है, वो उसको स्टैब नहीं की थी। पर उसके बाद पे किसी को भरोसा हो तब ना। तिंगशा अपने आदमियों को भेजता है उसके साथ और उसको खूब पिटवाता है, तब फिर से लेके आ जाता है। इस बार आते ही वो माफी मांग लेती है वार्निंग से, और माफी मांगते ही वो उसको स्टैब कर देता है, जिससे उसका काम क्षण भर में ही तमाम हो जाता है। और वो बहुत खुश होकर वार्निंग को कहता है कि देखा मैंने तुम्हारे लिए बदला ले लिया। तो वो वार्निंग हटाती है अपना कंबल और आराम से बेड पे से उतर के पहले ताली बजाती है एंड उसको थैंक यू बोलते हुए कहती है कि आपने मेरे लिए बदला ले लिया, पर आप भूल गए क्या कि किसी की जान लेना लॉ के खिलाफ है। इतना बोलते हुए झट से फोन निकालती है और एकदम पुलिस को कॉल करने लगती है और बहुत जोर जोर से कहने लगती है कि मेरे भाई ने किसी को मार दिया। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जब वो पुलिस स्टेशन गई थी तिंगशा से मिलने के लिए।
वो उससे सीधे पूछता है कि क्यों, तुम क्यों मुझे फोर्स की जिनियन को मारने के लिए। वो कहती है बकवास बंद करो ना, कोई एविडेंस है तुम्हारे पास। वो हंसते हुए कहता है कि नहीं, तुम्हारा फियांसे मिस्टर सेन तुम्हारा हेल्प किया था ना इस डायग्नोसिस में, तुम मुझसे सच में इतना नफरत करती हो। वो कहती है हाँ, अपने जिंदगी में मैं सबसे ज्यादा नफरत तुमसे करती हूँ। तुम जितना भी कुछ किए सब में सिर्फ एक ही चीज बोले कि ये सब मेरी भलाई के लिए कर रहे थे, पर ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ सिनियन के कहने पे तुमने ऐसा कुछ किया है, मुझे कंट्री साइड भेज दिया और मुझे इग्नोर करते रहे। अगर इन 3 सालों में थोड़ा सा भी केयर मुझ पे दिखाए होते ना, तो उन लोग का हिम्मत नहीं रहता मुझे कुछ करने का। और जब इन 3 सालों में मेरे साथ सब कुछ हो गया, तो आए हो मुझसे कहने क्या कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझसे शादी करना चाहते हो। तो अब तुम बताओ, जो मैंने इन 3 सालों में झेला है वो क्या था फिर। थिंगशो कहता है मैं सिर्फ सिनियन के धोखे में आ गया था, पर इस बात से उसको कोई मतलब नहीं था। वो कहती है कि मैं जानती हूँ, जो भी तुमको कमजोर दिखती है ना, तुम उसी का साइड लेते हो। पहले सिनियन रोते हुए यही बोलते रहती थी कि मैंने उसे नुकसान पहुंचाया, तो तुम उसकी बात मान लेते थे, उस पर शक भी नहीं करते थे। तो अब मैंने ये चीज किया, मैंने अपनी बीमारी का नाटक किया और कुछ आंसू बहाए, और तुम मेरे लिए उसको मार दिए। तुम सच में गधे ही हो। अब इतना बातचीत काफी था। वो सीधे उठती है और कहती है मैं वापस यहाँ कभी नहीं आऊंगी। इतना बोल के वो जाने लगती है, पर वो उसको रोकता है। वो कहता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो ना, पर प्लीज मेरी माँ का ध्यान रखना, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। आफ्टर ऑल उन्होंने तुम्हारा 10 साल तक ध्यान रखा है। वो कहती है हाँ ठीक है। इतना बोल के वो निकल जाती है वहाँ से। तो वो वहाँ से बुके लेके पहुँचती है मिसेस फू के पास। उनको लगता है उनका बेटा आ गया, पर हकीकत तो कुछ और ही था। पर फिलहाल उनको पता नहीं था, तो वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। वो आराम से बैठ के केला छीनने लगती है और कहती है डॉक्टर ने कहा है आपका दिल कमजोर है, तो ज्यादा सोचिएगा मत। ये सुन के वो कहती है कि कहाँ है मेरा बेटा। वो कहती है बहुत दिन से जिनियन उसको धोखा दे रही थी ना, तो इसलिए वो उसको मार दिया, तो आप इस जिंदगी में तो उसको वापस नहीं देख पाएंगी। ये सुन के वो उसका हाथ पकड़ते हुए रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज उसको बचा लो, पैसा है मेरे पास। पर वार्निंग कहती है कि ये ऐसा मैटर है जिसको पैसा सॉल्व नहीं कर सकता। सोसाइटी के कुछ नियम होते हैं, तो तिंगशाओ को तो वो सब भुगतना ही पड़ेगा ना जो उसने किया है। ये बात सुन के वो समझ जाती है। वो कहती है वो तुम हो ना, तुम यहाँ बदला लेने के लिए आई हो ना, ये सब तुमने किया है ना। वो कहती है हाँ, आपका बेटा जेल में है, तो आपको मेरी जैसी लड़की से डरने का कोई जरूरत नहीं है। वो ये बात इसलिए कहती है क्योंकि मिसेस फू से डर रही थी। तो ये सब बोलने के बाद मिसेस फू कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैंने तुम्हें 10 सालों तक पाला है, तो तुम मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रही हो। वो कहती है आपने मुझे पाला है, पर आप भूल गई कि इन 3 सालों में मैंने कितना कुछ झेला है। अब वो लगती है उससे रिक्वेस्ट करने, उससे माफी मांगने, और साथ में उसको ये भी बोलती है कि मुझे सिनियन की बातों में नहीं आना चाहिए था, पर अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वो किसी को भी माफ करने वाली नहीं थी। वो चुपचाप निकल जाती है वहाँ से। बाहर मिस्टर सेन उसका वेट तो कर ही रहे थे, तो अब यहाँ से वो अपना नया जिंदगी स्टार्ट करेगी मिस्टर सेन के साथ। पर जिंदगी शुरू करने से पहले वो कुछ बताना चाहती थी मिस्टर सेन को। वो कहती है मैंने आपका जान इसलिए बचाया था क्योंकि, पर वो नहीं सुनते उसके आगे उसका कोई भी बात, क्योंकि उनके हिसाब से वानी को कुछ भी एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो दोनों अब कपल है, तो एक दूसरे पे भरोसा तो होना ही चाहिए। तो वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं नई जिंदगी की तरफ, और इसी बदले के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।